पंजाब वालों के लिए ही क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा जल्दी कराना है। बाकी के स्टेट में जो है एक साथ क्लास रहता है तो उनको आराम से पढ़ाना पड़ता है, तो उनका क्लास अलग से ले लिया जाएगा। आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको। क्या बात, बाकी के बच्चे क्या प्रिपरेशन में लगे हुए हैं? दो तीन बच्चे ही आए हैं आज तो। चलिए, इससे पहले के लेक्चर देख लिए आपने? गायनी का जो पहला लेक्चर था वो देख चुके हैं आप? आप में से कोई ऐसा है जिसने पहला लेक्चर भी नहीं देखा अभी तक? नो सर। पहला लेक्चर नहीं देखा आपने? देखा सर। अच्छा, ठीक है। ये तो कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। ये रिवाइज करके आए हो कुछ थोड़ा बहुत? ओवरी के ऊपर कौन सी लेयर होती है जो उसको कवर करती है? हम्म, जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर होती है। किस स्पीसीज के अंदर एब्सेंट होती है वो ओवरी के ऊपर? मेयर सर। कहाँ पे होती है वो? मेयर्स में? ओवुलेशन फोसर। मलबेरी किस में मिलते हैं? मलबेरी शेप? सौ पिग सौ हाउ में। है पिच के अंदर? एंड मिर्च एंड सौ। ठीक है। और बीन शेप्ड किस में मिलती है? मेयर सर। हाँ जी, मेयर। मेयर में मिलती है। और किडनी शेप किस में मिलती है? वो भी मेयर। वो भी मेयर में मिलती है। ठीक है। शेप गोट में कैसी होती है? आलमंड शेप्ड। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छे से रिवाइज किया आपने, इसका मतलब ध्यान है आपको। हाँ, तो हमने कल प्रोस्टस पे यहाँ तक कंप्लीट किया था। इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? देखो, ईस्टर साइकिल में कितने फेज होते हैं? चार फेज होते हैं। कैटल बफेलो की बात कर रहा हूँ, क्वीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, उसके बाद मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। कैटल बफेलो की खास बात क्या है? इसमें जो ओव्यूलेशन, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है ना, वो डाइस्ट्रस में बनता है, मेटिस्ट्रस के अंदर नहीं बनता है। बाकी सभी में मेटिस्ट्रस में बन जाता है। ये बात को ध्यान रखना आप, ठीक है? अब इन चारों स्टेजेस में से हम प्रोइस्ट्रस से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इस्ट्रस पे जाएंगे, फिर मेटिस्ट्रस और फिर डाइस्ट्रस। और डाइस्ट्रस के बाद फिर से क्या आ जाएगी? प्रोइस्ट्रस स्टार्ट हो जाएगी। अब इससे स्टार्ट करने से पहले ये आप इसका सीक्वेंस आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? अगर ये सीक्वेंस ही उल्टा सीधा हो जाएगा तो फिर तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं बचेगा। कल क्या बताया था आप लोगों को? प्रोइस्ट्रस और जो इस्ट्रस है, इनको कौन से फेज में मानते हैं? फोलिकुलर फेज होता है कि ल्यूटियल फेज होता है यहाँ पे? फॉलिकुलर। फॉलिकुलर फोलिकुलर फेज। फेज होता है। फोलिकुलर फेज होता है तो फोलिकल से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन निकलेगा। एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ पे हाई होगा? प्रोइस्ट्रस में कि मेटिस्ट्रस में? प्रोइस्ट्रस। प्रोस्ट्रस में होगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेट में और डाइस्ट्रस में होगा। मेटिस्ट्रस में ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है बाकी स्पीसीज में, बट कैटल बफेलो में नहीं बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, सर ओव्यूलेशन हो चुका है तो क्यों नहीं बन रहा है फिर? अगर फोलिकल से ओव्यूलेशन हो चुका है फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्यों नहीं बन रहा है? बनना ही चाहिए वो तो। क्योंकि सिर्फ ओवुलेशन होने का मतलब ये नहीं कि कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें? जो थीका सेल्स होती हैं और जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, किस में चेंज होती हैं? स्मॉल ल्यूटिन सेल्स के अंदर और लार्ज ल्यूटिन सेल्स के अंदर, जो कॉर्पस ल्यूटियम में मिलती है। अगर किसी कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, सॉरी फोलिकल के अंदर ये लेयर्स चेंज हो जाएं तो उसको क्या कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ऑब्वियसली उसको बोल सकते हैं। अगर हम आगे सिस्ट पढ़ेंगे ना, फोलिकल के अंदर सिस्ट है तो उसको फोलिकुलर सिस्ट बोल देते हैं। फिर एक ल्यूटियल सिस्ट भी आता है, फिर कॉर्पस सिस्ट भी आता है। वो आगे पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। बेसिकली अगर लेयर चेंज हो रही है तो उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हैं, ठीक है? अगर लेयर्स जो सेल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अगर सेल्स चेंज हुई तो वो सेल्स ही तो हार्मोन रिलीज करती है ना, वो प्रोजेस्टेरोन वाला। और एक पॉइंट और, ये जो डाइस्ट्रस वाली स्टेज है इसमें जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम फुल्ली फंक्शनल होता है, ठीक है जी? और कैटल बफेलो में तो बनता ही इसमें है।
मतलब लेयर्स चेंज होना डाइस्टस में स्टार्ट होंगी। ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो पढ़ते पढ़ते याद नहीं रहते, अब 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगे तो याद रहेंगे। चलो प्रोइस्टस देखते हैं। इट स्टार्ट्स विद रिग्रेशन ऑफ प्रीवियस कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जो आपको स्टेज बताई थी यहाँ पे प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो बना होगा फुल्ली फंक्शनल, उसका रिग्रेशन स्टार्ट होगा तो फिर से क्या शुरू हो जाएगा, प्रोइस्ट्रस स्टार्ट हो जाएगा। तो इट स्टार्ट्स विद रिग्रेशन ऑफ प्रीवियस कॉर्पस ल्यूटियम, फोलिकुलर ग्रोथ विल बी देयर। थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसमें, एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो बताऊंगा, जो सीधा डायरेक्ट फैक्ट आ जाता है एग्जाम के अंदर। ट्राई करेंगे कि आपको आइडिया भी रहे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, और जो मेन रहेगा उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फोलिकुलर ग्रोथ रहेगी यहाँ पे, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोलिकल की ग्रोथ ही चलेगी। यूट्रस क्या रहेगा इसमें, ये ध्यान से देखो, रेक्टल एग्जामिनेशन से भी हम चेक करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये ईस्ट्रस के अंदर है कि नहीं है। अगर साइन नहीं दिखा रहा था, यूट्रस की टोन से पता लग जाता है। क्या कैसा मिलेगा, टोनिक मिलेगा, टर्जिड मिलेगा, और इडेमेटस यूट्रस मिलेगा प्रोइस्ट्रस स्टेज के अंदर। प्रोजेस्टेरोन जो है वो लो मिलेगा, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन हो चुका है और उससे ये स्टार्ट होती है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता था प्रोजेस्टेरोन। और फोलिकल्स हैं तो एस्ट्रोजन इसके अंदर हाई मिलेगा। और जो ब्लीडिंग होती है बिचीज के अंदर वो प्रो ईस्ट्रस फेज में होती है, ये बात ध्यान रखना आप। अब ईस्ट्रस जो है, जो मेन तो यही है, देखते हैं मेन कैसे है ये। वेल डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल इसके अंदर मिलेंगे, वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, फुली फंक्शनल हो जाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल जो लास्ट स्टेज रहती है इसमें मैच्योर फॉलिकल की, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। किस में हो रहा है, ईस्ट्रस में हो रहा है। और कॉर्पस लुटियम फंक्शनल किस में हो रहा है, फुल्ली फंक्शनल मेटिस्ट्रस के में बनना स्टार्ट हो जाएगा, और डाइस्ट्रस। डाइस्ट्रस में वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है साहब। इसमें क्या रहेगा, यूट्रस इसमें भी इरेक्ट रहेगा, टर्जिड रहेगा और टोनिक रहेगा। एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएंगी। सर्विक्स क्या रहेगा, डायलेटेड रहेगा, ठीक है, ओपन रहेगा, रिलैक्स रहेगा। म्यूकोसा ऑफ वेजाइना इज थिक एंड कॉर्निफाइड सेल्स मिलेंगे यहाँ पे। जो म्यूकोसा है वेजाइना की, उसमें थिक एंड कॉर्निफाइड सेल्स मिलेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कॉर्निफाइड सेल्स किस स्टेज में मिलती हैं, ईस्ट्रस में मिलती हैं। ड्यूरिंग प्रोइस्ट्रस एंड ईस्ट्रस द कलर ऑफ म्यूकोसा इज पिंक टू रेड। जो म्यूकोसा का कलर रहेगा प्रोइस्ट्रस में एंड ईस्ट्रस में, दोनों ही स्टेज में कैसा रहेगा, पिंक टू रेड रहेगा। ठीक है साहब। वल्वा इज स्वोलन एंड इडेमेटस, वल्वा जो रहेगी वो स्वोलन रहेगी, इडेमेटस रहेगी। यही साइंस भी होते हैं ईस्ट्रस डिटेक्ट करने के, देखा जाए तो ईस्ट्रस में भी ये वाला फेज डिटेक्ट करने के। ठीक है। ओवुलेशन ओकर इन दिस स्टेज एक्सेप्ट, ओवुलेशन जो है इन ईस्ट्रस के अंदर ही हो जाता है, बट कैटल एंड बफेलो जो है इनके अंदर ओवुलेशन जो है 10 से 12 घंटे बाद होता है, आफ्टर द एंड ऑफ ईस्ट्रस, यानी कि मैट ईस्ट्रस के अंदर होता है। तभी हम बोलते हैं जब कैटल साइन दिखाती है उसके 12 घंटे, जब 12 घंटे और 12 घंटे के गैप में हम लगाते हैं क्या, एआई करते हैं मतलब बेसिकली। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। चलो बता दो एक बार, मैं देखता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों करते हैं ऐसा, एआई 2 बार क्यों करते हैं 12-12 घंटे के फेज में, क्योंकि लिखा तो हुआ है सामने, अभी तो बताया आपको, नहीं आया समझ में। ये देखो, ईस्ट्रस के 10 से 12 घंटे बाद ओवुलेशन होता है ना, तो जब साइन दिखाने लगती है तब लगा देते हैं, फिर 12 घंटे बाद फिर से लगा देते हैं, है ना। तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और क्या है ईस्ट्रस की खास बात, क्या है इसमें, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन रहेंगे इसके अंदर एंड लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन रहेंगे। और कितना रहेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल ईस्ट्रस के अंदर, ऑलवेज लेस देन 1 नैनोग्राम। ठीक है, पर एमएल अगर हम देखेंगे ऑलवेज लेस देन 1 नैनोग्राम रहेगा। ठीक है। स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन होता है कुछ एनिमल्स के अंदर, मतलब नेचुरली अपने आप ही आ रहा है, तो कैटल, बफेलो, शीप, गोट सब में रहेगा। और इंड्यूस्ड ओवुलेशन क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, कैट, कैमल एंड रैबिट। किसी ने कोई क्वेश्चन किया था कल कि सर क्वीन के अंदर 2 to 3 वीक्स क्यों लिखा है ईस्ट्रस वाला, वो तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर है। लेकिन इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर में भी वो इंड्यूस ऐसे नहीं कभी भी करने देगा, वो जब उसका ईस्ट्रस का टाइम रहता है उस टाइम पे ही वो मीटिंग करेंगे तो ही इंड्यूस्ड करके ओव्यूलेशन होगा, बिना ईस्ट्रस के तो सर्विक्स से डायलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वीन का कितना रहता है, 2 to 3 वीक्स रहता है। अब ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस ये अलग अलग स्पीसीज में दिए हुए हैं, आप इसमें बीच वाला जरूर देख लेना जो रेड मार्क किया हुआ है पीपीटी से, जो जो रेड मार्क है उसको देख लेना अच्छे से। अब मेट ईस्ट्रस पे आ जाओ, ये कितने दिन के लिए रहता है, ईस्ट्रस के बाद आएगा ऑब्वियसली, फॉर अबाउट 3 डेज के लिए रहेगा। एंड कॉर्पस लूटियम जो है इस स्टेज में फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, बट कैटल एंड बफेलो में ये फॉर्म नहीं होगा। अब डाउट यहां पे बनना चाहिए, पिछली स्लाइड में हमने बोला है कैटल बफेलो में
ओव्यूलेशन कब होता है? मैट ईस्ट्रस स्टेज में होता है, आफ्टर द ईस्ट्रस। काफी सारे स्पीसीज में तो ईस्ट्रस में ही हो जाता है, बट उसमें कब होता है? ईस्ट्रस के 10 से 12 घंटे बाद, तभी वो 12-12 घंटे वाला एआई हम उसमें यूज करते हैं कैटल बफेलो में। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि मैट ईस्ट्रस में रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन मैट ईस्ट्रस में हो गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बोल रहे हैं कि मैट ईस्ट्रस में नहीं मिलेगा? ये देखो यहां पे बोल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम मैट ईस्ट्रस स्टेज के अंदर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बाकी स्पीसीज में तो ईस्ट्रस में ही ओव्यूलेशन हो चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। या मैटिस्ट्रस में भी, कैटल बफेलो में भी मैटिस्ट्रस में हो चुके हैं, बट क्या कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा है ओवुलेशन के बाद? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स स्मॉल ल्यूटीन और लार्ज ल्यूटीन जो बताया था वो वाली कब बनेंगी कैटल बफेलो में? डाइस्ट्रस स्टेज के अंदर बनेंगे। ठीक है साहब। अब ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला वही है इन सम कैटल एंड बफेलो ड्यू टू सडन विड्रॉवल ऑफ ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन होते हैं उनका सडन विड्रॉवल हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन मतलब फोलिकल था, ओव्यूलेट हो चुका है, 10 से 12 घंटे बाद तो ओव्यूलेट हो ही जाएगा, मैट्रिस्टस में ओव्यूलेशन तो हो ही रहा है। तो वहां पे जब ओव्यूलेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन था, जो फोलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा था, वो जो ईस्ट्रोजन है वो उसकी क्वांटिटी एकदम से कम हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है। बट इस ब्लीडिंग का कुछ लेना देना नहीं है कि एनिमल कंसीव हुआ है या उसने कंसीव नहीं हुआ है, उसका फर्टिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है कि वो सक्सेसफुल हुआ है कि उसका फेलियर हो गया है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। ठीक है साहब। डाइस्ट्रस क्या है? फिफ्थ डे से स्टार्ट होता है और 17 टू 18 डे ऑफ द साइकिल तक रहता है। हमने कल बात भी की थी, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 16 टू 17 डे तक रहता है, 17 डे पर रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, और तभी ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये थोड़ा 17-18 दिन तक रह रहा था। ठीक है, डाइस्ट्रस की बात कर रहे हैं, डाइस्ट्रस फेज भी तब तक रहता है। क्यों रहता है डाइस्ट्रस? क्योंकि इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है। तो बेसिकली डाइस्ट्रस की और कॉर्पस ल्यूटियम की टाइमिंग एक जैसे ही बैठेगी कैटल बफेलो में, तो क्योंकि कैटल बफेलो में कॉर्पस ल्यूटियम मैटिस्ट्रस में नहीं बन रहा है, वो डाइस्ट्रस में जाके बनता है। ठीक है, यहां पे डाइस्ट्रस में अब स्पीसीज कोई भी हो, इसमें फुल्ली फंक्शनल होगा कॉर्पस ल्यूटियम। और फोलिकल कब फुल्ली फंक्शनल होते हैं, कौन से स्टेज में? ईस्ट्रस के अंदर फुल्ली फंक्शनल होते हैं वो। ठीक है साहब। अब फुल्ली फंक्शनल तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन निकलेंगी। यूटेराइन ग्लैंड है जो, उनका हाइपरप्लाजिया हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्यों? क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस क्या करता है? Prepare फीड for कर, pregnancy. क्या बोलते हैं उसको? यूटेराइन मिल्क बोलते हैं। जो यूट्रस के ऊपर जो ग्लैंड होती है ना, उसकी भी हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी भी हाइपरट्रोफी हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? वो जो फिटस होता है, जो जाइगोट होता है, वो फिर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर के जब उसका इंप्लांटेशन होता है हॉर्न के अंदर, तो यूट्रस के अंदर जो ग्लैंड है वो उसको फीड करती है। उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोट्रोफ भी उसको बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम क्या था? यूटेराइन मिल्क। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम हैज द ग्रेटेस्ट ब्लड सप्लाई पर यूनिट टिश्यू ऑफ एनी ऑर्गन। पर मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें 2 लीटर ब्लड जा रहा है अलग से, पर यूनिट अगर आप देखोगे किसी भी ऑर्गन से आप रिलेट करोगे तो इसमें सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। पर यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है, छोटा सा होता है बट उसके हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा ब्लड रहता है। ये पॉइंट ध्यान रखने का है। साइंस ऑफ एस्ट्रस इन डिफरेंट स्पीसीज, होमोसेक्सुअल बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड मिल्क यील्ड हो जाता है। ठीक है साहब। एक डोका भी होता है, आपको पता हो तो, वो उसका भी मतलब वही है, उसमें इंगोर्जमेंट ऑफ टीट हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको डोका बोल देते हैं जब प्रेग्नेंट मिल्क एनिमल हीट में आता है तो। मेयर की बात करें, लॉन्ग डे ब्रीडर रहते हैं ये लॉन्ग डे वाला, शॉर्ट डे वाला तो हो ही गया था, इसमें कुछ है नहीं। और इसमें साइन क्या है? विंकिंग ऑफ द क्लाइटोरिस। जो वल्वा वाला पोर्शन होता है उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, और जो क्लाइटोरिस होती है उसमें विंकिंग होने लगती है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली सेक्सुअल एक्साइटेशन दिखाने का तरीका है मेयर का, ये हीट में है ये दिखाने का तरीका है इसका, जो ये बार बार अपने क्लाइटोरिस को एक्सपोज करती रहती है। ठीक है। साउ में क्या है? स्टैंड मोशनलेस, ये मोशनलेस रहेगी। और ये क्या, मेटिंग स्टेंस बोल देते हैं इसको, ये इसका जो तरीका है ये मोशनलेस खड़े रहने का। और अपने बैक प्रेशर टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। अगर आप उसके बैक पे प्रेशर डालोगे तो वो एक ही जगह पे स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी, वो भागेगी नहीं, तो वो हीट में है। अब एक बात ध्यान रखने की है साउ के अंदर, प्रोइस्ट्रस के अंदर जो फीमेल होती है ना, उसके अंदर भी ये माउंट तो कर सकती है बट रिफ्यूज टू बी माउंटेड, किसी को खुद पे माउंट नहीं करने देगी प्रो स्ट्रेस वाली स्टेज में। ठीक है, ये मत समझना कि अगर साउ माउंट कर रही है किसी दूसरी साउ पे जाकर के तो वो हीट में है,
क्योंकि वो ये भी हो सकता है कि प्रोस्ट्रस वाले फेज में चल रही है, वहां पे ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीजें कंफर्म होनी चाहिए। चलो दूसरे पे वो माउंट कर रही है तो इसका मतलब कंफर्म नहीं है, प्रोस्ट्रस में वो ऐसा दिखाती है, बट स्ट्रस के अंदर वो खुद के ऊपर भी माउंट करने देगी। शीप एंड गोट में क्या है, ये शॉर्ट डे ब्रीडर्स होते हैं अक्टूबर टू फेब तक। ये महीने देख लेना बस, ये मार्च टू जुलाई। मार्च टू जुलाई में गर्मियां होती है ना, सबसे बड़े दिन मार्च टू जुलाई में होते हैं, तो लॉन्ग डे ब्रीडर बोल देते हैं। शॉर्ट डे ब्रीडर अक्टूबर से फरवरी तक, ये जो महीने चल रहे हैं अभी, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये ठंडे वाले होते हैं, तो इनको शॉर्ट डे ब्रीडर बोलते हैं। किसको? शीप एंड गोट को। अब मैकेनिज्म ऑफ ल्यूटियोलाइसिस देख लेते हैं। मतलब ल्यूटियोलाइसिस का मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका लाइसिस होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। जब कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, उसका जब लाइसिस होता है किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, पीजीएफ2 अल्फा की वजह से। वो कहां से रिलीज होता है? यूट्रस के एंडोमेट्रियम से रिलीज होता है। कौन सी आर्टरी से आता है? यूटेराइन वेन से आता है। आर्टरी से नहीं, यूटेराइन वेन से आता है, जो एनास्टोमोसिस करती है ओवेरियन आर्टरी से। तो यूटेरो ओवेरियन आर्टरी उसको बोल देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो पीजीएफ2 अल्फा एंडोमेट्रियम से बना वो ओवरी में जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को डिग्रेड कर दे, रिग्रेस करवा देगा, उसका लाइसिस करा देगा। बट सवाल ये आता है कि ये पीजीएफ2 अल्फा आया कहां से? एंडोमेट्रियम से आया है। तो वहां पे किसने सिग्नल दिया? वहां पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, खुद वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है 16th डे पे। और जो 16th डे होता है, 16 डे के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बन करके तैयार हो जाते हैं 16 डे पे। कहां पे? एंडोमेट्रियम पे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के ऊपर रिसेप्टर बन चुके हैं। किस चीज को रिसीव करेंगे? वो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है कॉर्पस लुटियम, उसको। तो ऑक्सीटोसिन को वो एक्सेप्ट करेंगे वो रिसेप्टर एंडोमेट्रियम वाले, और उससे कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसी की वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है वो पीजीएफ2 अल्फा को सिक्रीट करके इस कॉर्पस ल्यूटियम का लाइसिस करवा देगी। बेसिकली इसने खुद ही अपना अंत करवा लिया। किसने? कॉर्पस ल्यूटियम ने ऑक्सीटोसिन भेजा एंडोमेट्रियम पे, और उसने फिर बदले में क्या दिया? पीजीएफ2 अल्फा इसका रिग्रेशन करा दिया। ठीक है साहब, तो ये बातें बोलना चाह रहे हैं। डे 16 ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बिगिन टू फॉर्म इन द एंडोमेट्रियम इन रूमिनेंट्स। कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन। और जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंडोमेट्रियम पर रहेंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दे स्टिमुलेट साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कोक्स भी बोल देते हैं। एंड इट रिजल्ट्स इन एराकिडोनिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। अब वो मैंने आपको बता तो दिया था कि वो सिग्नल कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन वाला। बट यहां पे हो क्या रहा है? कोक्स एंजाइम मिलता है एंडोमेट्रियम के पास, जो एराकिडोनिक एसिड को किस में चेंज करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन में, और ये जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन करा देता है। ठीक है साहब, ये आपको बता चुके हैं। पीजीएफ2 अल्फा जो है ये इज ड्रेन्ड थ्रू यूटेरो ओवेरियन आर्टरी। यूटेराइन जो वेन थी वो जाकर के ओवेरियन आर्टरी के अंदर क्या करती है? एनास्टोमोसिस कर लेती है। तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोला था। वही बात है, क्योंकि क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं काफी ये, और डायरेक्शन भी उनकी उल्टी थी, तो उसको काउंटर करंट हमने बोल दिया था। अब ये बात ध्यान से देखो, यूटेराइन इन्फेक्शन जो है ये क्या बताता है? सिग्निफिकेंट सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ पीजीएफ2 अल्फा होता है इसकी वजह से। जब यूट्रस के अंदर इंफेक्शन होता है तो उससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन होता है, अच्छा खासा पीजीएफ2 अल्फा बन जाता है। उससे क्या होगा? पीजीएफ2 अल्फा क्या करता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको क्या कर देगा? रिग्रेस कर देगा, या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा उसके बाद? फुल्ली फंक्शनल लगा लीजिए। ये आपका प्रोस्टस था, ईस्टस था, मेटिस्टस था, और डाइस्टस था। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, कई स्पीसीज में तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे ही बन जाता है मेटिस्ट्रस में, ये लगा लीजिए। डाइस्ट्रस के पहले दिन में बना हुआ था, और उसके यूट्रस में इन्फेक्शन था, और इन्फेक्शन की वजह से पीजीएफ2 अल्फा काफी हाई था, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई थी। तो क्या करेगा वो? इन्फेक्शन, यूट्रस में इन्फेक्शन, पीजीएफ2 अल्फा का लेवल बढ़ाएगा, ये जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये 3 4 5 दिन तक एनिमल और हीट में रहना था, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता, बट ये यहां पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या उसका जो ईस्ट्रस साइकिल है वो छोटा हो जाएगा। 21 दिन की जगह वो 17 18 दिन, क्योंकि 16th दिन तो ये चल ही रहा था, लगा लो 14 चल रहा था, 14 डे चल रहा था ये, और ये 14 डे पे रिग्रेस कर दिया। तो क्या होगा? 21 दिन की जगह शॉर्ट हो जाएगा ईस्टर साइकिल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होते ही कौन सी स्टेज आती है? फिर से प्रोइस्टर स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? अगर किसी एनिमल में यूट्रस का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ईस्टर साइकिल का जो है ड्यूरेशन कम हो जाता है। या फिर उल्टा बोल दो इस बात को, अगर किसी एनिमल में ईस्टर साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो कम हो रही है, तो वो क्या बता रहा है? पैथोग्नोमोनिक साइन किस चीज का हो सकता है? कि यूट्रस के अंदर इंफेक्शन चल Infection. रहा है।
अब मेयर के अंदर डबल ओवुलेशन होने के जो चांसेस रहते हैं वो 30% रहते हैं, और डबल ओवुलेशन हो भी जाता है ना, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है एक ना एक जो बच्चा है वो मर जाएगा। ठीक है, दोनों भी मर सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे बताएंगे। स्प्लिट स्ट्रस देख लो। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि बिना बात के मेमोरी आपके दिमाग में रहेगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सीधा पॉइंट ये है, डबल ओवुलेशन के चांसेस कितने होते हैं मेयर में, 30 40 50 60 आए तो 30% चांसेस होते हैं उसमें डबल ओवुलेशन होने के। ठीक है, स्प्लिट ईस्टस में क्या बोलना चाह रहा है, जो पहली बार हीट में आती हैं बिचेस उनमें देखा जाता है, जो फॉल्स ईस्टस बोलते हैं इनको बिचेस के अंदर, इसके अंदर कोई ओवुलेशन तो नहीं होता है। और जो अब हीट में आ रही है तो फोलिकल तो बन ही रहा था, जो फोलिकल बन रहा था वो ओवुलेट नहीं हो पाया और वो रिग्रेस हो जाता है, डेवलप होगा थोड़ा सा फिर रिग्रेस हो जाएगा, मतलब उसकी वजह से फॉल्स ईस्टस तो आएगा बट ओवुलेशन होगा क्या, नहीं होगा। वो फिर सेकेंड हाफ में होता है। ठीक है, और वो सेकेंड हाफ कब आता है, 2 से 3 हफ्ते बाद आता है। ठीक है जी, की बात ध्यान रखना। ये लगेगा कि तो 7 से 9 महीने की एवरेज होती है एक बार स्ट्रेस आने के बीच के अंदर, अभी तो आया था, ये 2 3 हफ्ते बाद क्यों आ रहा है, तो उससे क्या बात समझ में आनी चाहिए, जो पहले वाला था वो फर्स्ट हाफ वाला था, वो फॉल्स प्रेगनेंसी दिखा रहा था। ठीक, अब प्राइमी पैरस एनिमल क्या होते हैं, जो पहली बार काविंग करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमी पैरस, और जो काविंग काफी बार कर चुके होते हैं उनको बोलते हैं प्लूरी पैरस, और जिन्होंने आज तक करी ही नहीं है वो नली, नल नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जीरो, मतलब इन्होंने काविंग एक बार भी नहीं की है। तो ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं, इनको एक बार देख लेना, कुछ ऐसा याद करने का है नहीं, आप होशियार लोग हैं समझ जाओगे। सुपर फिकेंडेशन देखो अब क्या होता है। सुपर फिकेंडेशन मल्टीपैरस एनिमल में होता है, ठीक है, या पोलिटोकस में होता है। टोकस में क्या बताया था, ओकस का मतलब क्या याद रखना है, ये ओकस मतलब ओव्यूलेशन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक साथ फोलिकल्स ओव्यूलेट कर रहे हैं, मतलब लिटर साइज इसका बड़ा होगा, उन स्पीसीज की बात कर रहे हैं। उन स्पीसीज में क्या देखा गया है, सुपर फिकेंडेशन एक फिनोमिना होता है, ये देखा गया है। अब इसमें खास बात क्या है, फिकेंडेशन को थोड़ा फर्टिलाइजेशन से फील कर लो, थोड़ा इतना बड़ा लग रहा है ना ये यूं, फर्टिलाइजेशन को भी लिखते हो तो यहां तक आ ही जाता है लिखते लिखते, और कुछ कुछ फर्टिलाइजेशन जैसा फील आ रहा है, इसका मतलब भी वही होता है वैसे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता है कि एक मेल फीमेल ने कोपुलेट किया और फर्टिलाइजेशन हो गया, उसको फर्टिलाइजेशन बोल दिया। इसको सुपर फर्टिलाइजेशन या सुपर फिकंडेशन बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसको एक से ज्यादा मेल ने क्या किया है, मीटिंग की है उसके साथ, और जो कुछ एग एग जो निकले थे फोलिकल से वो एक मेल से फर्टिलाइज हुए हैं, कुछ एग निकले थे तो वो 2 मेल से फर्टिलाइज हुए हैं, और हो सकते हैं तीसरे मेल से भी वो फर्टिलाइज हुए हो, क्योंकि बीच के अंदर जो हीट वाला पीरियड रहता है वो अच्छा खासा रहता है, 9 से 10 दिन तक उसकी हीट, जो स्ट्रेस वाला पीरियड रहता है उसके अंदर 9 से 10 दिन तक तो रहता है, ओवरऑल 21 रहता है, बट 9 से 10 दिन तक तो वो रिसेप्टिव होती है। अब रिसेप्टिव होती है तो ओवुलेशन तो हो ही रहा है काफी, तो 1 मेल 2 मेल 3 मेल के साथ वो फर्टिलाइजेशन होता चला जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक ही एनिमल के अंदर काफी सारे एग्स हैं, क्योंकि पोलिटोकस की बात कर रहे हैं, और वो काफी सारे एग्स एक मेल के साथ नहीं, 1 2 या 3 मेल के साथ अलग अलग फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसको बोलते हैं सुपर फिकंडेशन, उसको बोल देते हैं। अब एक होता है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन जो है, इसमें क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है एक बार, बट उसके बाद क्या, इंप्लांटेशन भी हो चुका है, ठीक है, ग्रोथ चल रही है उनकी, उसके बाद फिर से हीट में आ जाती है, फिर से हीट में आकर के फिर से मीटिंग करके फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, ओवुलेशन करवा करके फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है एनिमल, और उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ईस्टर साइकिल में तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद फिर से हीट में आती है, फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसका एग्जांपल क्या है सुपरफिकेंटेशन का, ये बीचेज के अंदर देखने को मिलता है। ये वाला जो है ये भी बीचेज के अंदर मिल जाता है देखने के लिए, बहुत ही रेयर होता है। क्यों होता है रेयर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 70 दिन के आसपास तो उसका जेस्टेशन होता है, हीट आती है 7 महीने बाद, तो पहली हीट के बाद दूसरी हीट जब आएगी तब तक तो बच्चे ही निकल गए होंगे सारे के सारे, तो फिर उसमें दोबारा तो मेटिंग का मतलब ही नहीं निकलता है। बट कई बार होता है कि जल्दी से हीट में आ जाती है किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। ठीक है, बाकी रोडेंट्स वगैरह में ज्यादा मिलता है फिनोमिना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सुपर फिकेंडेशन क्या हुआ। फिकेंडेशन मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब सुपर मतलब एक ही बारी में पूरा फर्टिलाइजेशन हो गया है, दोबारा दोबारा नहीं, एक बारी में, लेकिन 2 3 मेल से हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या, एक हीट में, उसके बाद प्रेग्नेंट थी, उसके बाद दूसरी हिट आई तो उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, इसको सुपरफिटेशन बोल देते हैं, ध्यान रखना इन टर्म्स को।
मेथड्स ऑफ हिस्टोस डिटेक्शन में क्या करते हैं, एक तो विजुअली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करके कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था प्रो हिस्टस में कैसा दिखता है, टर्जिड दिखता है, टोनिक हो जाता है, इडेमेटस होता है, तो ये सारी चीजें हम रेक्टल एग्जामिनेशन से चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं एनिमल हिस्टस वाले फेज में है कि नहीं है। कमार हीट माउंट मेथड डिटेक्टर जो है ये कुछ वैसा ही होता है जैसे चीन मार्कर लगा देते हैं ना, इसमें कुछ डिवाइस लगा देते हैं, उससे पता लग जाता है कि किसी मेल ने इस फीमेल के ऊपर माउंटिंग की थी कि नहीं की थी। चीन बार मार्कर में क्या करते हैं, जो टीजर बुल होते हैं उनके चीन बार मार्कर लगा देते हैं, चिन के ऊपर यहाँ पे एक वो लगा देते हैं, बांध देते हैं, इंक टाइप में रहता है कुछ उसके अंदर, जब वो माउंट करता है तो वो फीमेल की कमर पे लग जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि इस फीमेल के ऊपर माउंट किया गया है इस टीजर बुल के द्वारा। ठीक है, तो उससे पता लग जाता है वो माउंट कब करेगा, क्योंकि वो हीट में होगी इसलिए करेगा। चीन बार मार्कर टीजर बुल की यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एआई यूज करनी थी हीट के बाद, उस बुल के साथ नहीं कराना था कुछ भी, बट वो तो बस डिटेक्शन के लिए रखा हुआ है, तभी उसको टीजर बुल बोल रहे हैं। ठीक है, टीजर बुल क्या होता है, क्या उसमें कैस्ट्रेशन कर देते हैं या वेसेक्टोमी की होती है उसमें? वेसेक्टोमी की होती है। वेसेक्टोमी की होती है। ठीक है, एक्टिविटी सर आवाज मॉनिटर्स। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर। ओके, एक्टिविटी मॉनिटर्स में क्या करते हैं, पीडोमीटर यूज कर रहे हैं। पीडोमीटर मतलब पैर के अंदर इसके मीटर लगा देंगे, जितना चलेगी उस मीटर वो बताता रहेगा इतना ज्यादा चल रही है, तो जब हीट आती है तो एनिमल की जो एक्टिविटी होती है चलने की वो बिल्कुल अबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती है, तो उस पीडोमीटर की एक्टिविटी को हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं वेदर दिस एनिमल इज इन हीट और नॉट। ठीक है, ये भी यूज कर लेते हैं। वेजाइनल फूड फ्लूइड जो है उससे भी पता लग जाता है, उसकी वॉल्यूम से, उसकी थिकनेस से, उसकी कंसिस्टेंसी से वो पता लग जाता है। इवन जो आप लोगों को कल बताया था फर्न पैटर्न, उससे भी हमें पता लग जाता है। ठीक है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसमें क्या ज्यादा एस्ट्रोजन होने की वजह से, हीट में ज्यादा एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से क्लोराइड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से कैसा पैटर्न बनेगा, बर्न पैटर्न। पैटर्न बनेगा। अच्छा, एक वर्ड बताया था हार्बोराइजेशन, वो कहाँ पे बताया था, ध्यान है किसी को? यही था सर, यही था। क्रिस्टलाइजेशन आता ठीक है जी, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन है क्या डिक्रीज होगी कि बढ़ जाएगी हीट के अंदर? है। डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, लेस देन 1 नैनोग्राम पर एमएल रहेगा इसके अंदर। ठीक है सर, अब आ जाओ इसके ऊपर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से बनता है ये, हमने पढ़ा है वो डायग्राम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या ये हाइपोथैलेमस है, ये कौन सा पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये कौन सा पार्ट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान है किसी को? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं, वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड नहीं होती है, सिक्रेशन हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं, यहाँ से जो रिलीज होता है। अच्छा, एक हार्मोन का नाम बता दो जो यहाँ से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच। है। एलएच। एडीएच। एडीएच। हाँ ठीक है, मैंने कहा यार ऐसे मत करो। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? एलएचएन एफएसएच। एफएसएच, एलएच, ठीक है, जीएच, इस बीच वाले हिस्से को टीएसएच। क्या बोलते हैं, पता है किसी को? यहाँ से क्या रिलीज होता है, ध्यान है किसी को एमएसएच फिजियोलॉजी? रिलीज होता है सर। क्या रिलीज होता है जी? एमएसएच, मेलानोसाइट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते क्या है इस हिस्से को, पता है किसी को? छोड़ो, आ जाओ यहाँ पे, हाइपोथैलेमस है ये वाला पोर्शन है जो, ये क्या बोल रहा है, जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस में इसका सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है साहब, अब काम क्या है इसका, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, क्या रिलीज कराएगा, एलएच और एफएसएच को रिलीज करवाता है। ये जो है सेम कंपोजिशन होता है इनका भी, यही काम रहता है, रिसेप्टाल जो रहा, फर्टाजिल जो रहा, ओवुलेंटा रहा, गाइनारिच रहा, यही काम रहता है उसका, जीएनआरएच का, एफएसएच को और एलएच को वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकालने का काम करते हैं। ठीक है साहब, अब ऑक्सीटोसिन जो है इसकी हाफ लाइफ क्या है, जीएनआरएच की सबसे मेन है यार, इसकी तो पता ही होनी चाहिए, हाफ लाइफ क्या है, 7 मिनट। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है ब्लड के अंदर हाफ रह जाएगी, जितना भी इसका इफेक्टिवनेस था 7 मिनट बाद हाफ रह जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा, जितना बचा हुआ है उसमें से आधा फिर 7 मिनट में खत्म हो जाएगा, जितना बचा हुआ आधा फिर 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। मतलब इतना साथ साथ बोल के ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 7 दिमाग में याद रख लेना, कम से कम इसका तो याद रख लेना। वैसे ऑक्सीटोसिन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं रेंज वाली यूजुअली बोलता नहीं हूँ, बट ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका 3 से 5 मिनट रहता है, बनता कहाँ पे है ये सब, ये भी हाइपोथैलेमस के अंदर बनेगा, क्योंकि ये क्या एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं है, क्या बोला आपने, क्या है ये, न्यूरो हाइपोफाइसिस है। एडिनो का मतलब
ग्लैंड, मतलब ये तो यहां से भी कुछ सिंथेसिस हो जाएगा, ग्लैंड्स बना रही हैं, बट ये क्या हाइपोथैलेमस से बन करके न्यूरल जंक्शन से यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फर्दर आगे चले जाते हैं। चलो, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, सीधी सीधी बात, कुछ ज्यादा ड्रॉ कर दिया, कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। ये हाइपोथैलेमस में भी बनेगा और ये कॉर्पस ल्यूटियम में भी बनेगा। कौन? ऑक्सीटोसिन। अब जल्दी से बता दो, कॉर्पस ल्यूटियम से बन के ये क्या कर रहा था? ल्यूटोलाइसिस करवाना। Lysis. कैसे करवा रहा था? प्रोस्टाग्लैंडिन Receptors. प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स बना रहा था एंडोमेट्रियम में। नहीं, रिसेप्टर एंडोमेट्रियम के अंदर इसके ही बनते हैं, ऑक्सीटोसिन के ही। जब ऑक्सीटोसिन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा तो वहां पे एंडोमेट्रियम पे रिसेप्टर बने होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। तो कौन सा एंजाइम होता है वहां पे? कोक्स एंजाइम। कॉक्स कोक्स एंजाइम। याद रख लो, है ना। कोक्स एंजाइम क्या करता है? एराकिडोनिक जो एसिड होता है बॉडी के अंदर, उसको किस में चेंज कर देगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और वो जा करके फिर कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस कर देगा। बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम ने खुद को रिग्रेस करवा लिया, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस समझ में आया, हाइपोथैलेमस से भी होता है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी होता है। आगे जाके पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी हो जाता है, वो दूसरी चीज होगा, बट ये तो मेन दो है, इनका ध्यान रखना, यही होता है, ठीक है। स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये बनती नहीं है, स्टोर होती है खाली जा करके, और रिलीज भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होती है, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। बनता कहां पे है? हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है, ठीक है। अब और कुछ खास बात नहीं है इनका। एफएसएच का देख लेते हैं। अब देखो, ये थोड़ी देखने की बात है, वैसे ये 3 से 5 मिनट है हाफ लाइफ ऑक्सीटोसिन की, उसकी 7 मिनट है जीएनआरएच की, जबकि एफएसएच की कितनी है? 2 से 4 घंटे हाफ लाइफ है इसकी, ठीक है। एफएसएच को हम सुपर ओवुलेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एफएसएच का काम क्या है? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाना। काफी सारे जो फॉलिकल्स हैं, अगर बहुत सारा एफएसएच हम दे देते हैं तो जो फॉलिकल्स हैं वो चांसेस है ये भी ग्रो कर जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा, और सुपर ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन जो है काफी सारे फॉलिकल्स से एक साथ हो जाएगा, इसके लिए यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है साहब। एलएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोल देते हैं। अब एलएच पे आ जाओ, एफएसएच के बाद क्या? एलएच आ जाता है। क्या है इसकी हाफ लाइफ? 30 मिनट है। ये तो ऐसे ही याद हो रहा है, पता नहीं क्यों, एलएच से, है ना। तो ये 30 मिनट है। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फोलिकुलर सिस्ट। फोलिकुलर सिस्ट का मतलब क्या होता है? फोलिकल है, ग्राफियन फोलिकल, उसके अंदर oocyte है और इससे भी बाहर ही नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिस्ट हो गया, इसको निकलने का रास्ता बंद हो गया इसका। उसके लिए क्या करते हैं हम? एलएच दे देते हैं। मतलब बॉडी में एलएच तो निकल ही रहा था, अब उतना एलएच निकलने से ये ओवुलेट बाहर नहीं कर पा रहा था, तो बाहर से भी एलएच दे देंगे। क्या? बाहर से भी एलएच दे देंगे। कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करता है ये ओवुलेशन करवाने के लिए? फॉलिकल्स की थीका सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। पढ़ा था ना, थीका सेल्स फॉलिकल्स के अंदर, इंटरनल थीका, एक्सटर्नल थीका। उन्हीं इंटरनल और एक्सटर्नल थीका से तो क्या बना था? कॉर्पस ल्यूटियम की ल्यूटियन लेयर, स्मॉल एंड लार्ज ल्यूटियन लेयर्स, ठीक। अब प्रोलेक्टिन क्या है? सबको पता है कि लैक्टोजेनेसिस के अंदर ये काम आता है, बस इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब प्लेजेंटल हार्मोन देख लो। प्लेजेंटा से निकलने वाले हार्मोन, ये ह्यूमंस के अंदर होता है इसलिए उसको एचसीजी नाम दे दिया, बट कुछ एनिमल्स के अंदर भी ये मिल जाता है, ठीक है। ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है, इसका नाम क्या है? ह्यूमन कोरियनिक। कोरियनिक क्यों बोल रहे हैं इसको? जो एम्ब्रियो की लेयर होती है ना, कोरियो एरेंटोइक बोल देते हैं जिसको, कोरियन वाली जो लेयर होती है, उस बेसिस पे इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी एक्टिविटी जो है वो एलएच और एफएसएच जैसी होती है, ठीक है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, क्या रिलीज करवाता है? एलएच और एफएसएच ही करवाता है ना। मैं बोल रहा हूं इसकी जो एक्टिविटी क्या है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसी है, मतलब एलएच और एफएसएच सीक्रेट करता है ये। और उसमें भी क्या बोलना चाह रहा है? इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये तो प्रेग्नेंट वुमेन की हमने बात कर ली। मेयर के अंदर भी जो प्लेजेंटा है उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पीएमएसजी, मतलब प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन। यानी कि उसके सीरम के अंदर भी ये गोनेडोट्रोपिन मिलेगा। किसके अंदर? जो मेयर प्रेग्नेंट हो चुकी है, या उसको क्या बोल देते हैं? इक्वाइन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन भी बोल देते हैं। थोड़ा ये सोच के कि चलो ह्यूमन के साथ कंपेयर करेंगे, वैसा वैसा बोलेंगे। ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन था, यहाँ पे इक्वाइन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन भी बोल सकते हैं, या फिर
प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। अब सीरम गोनाडोट्रोपिन बोल रहा हूं तो कहां मिलेगा ये? इन ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मेयर मिलेगा, ब्रॉडली बिटवीन डेज 40 to 140। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जेस्टेशन के 40 से 140 दिन के बीच में पीएमएसजी मिलता है ब्लड के अंदर, ठीक है। कहां से निकलता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोमेट्रियल कप्स, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें एंडोमेट्रियल कप बन जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। और कब निकलेगा ये? 40 से 140 दिन में निकलता है। क्या हेल्प होती है इससे? अगर हमें कंफर्म करना है, बहुत जल्दी लगा लो 40 या 50 दिन के अंदर कंफर्म करना है प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो हम 40वें दिन से ही प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता 40वें दिन प्रेगनेंसी चेक कर पाना। अब बोलोगे सर ये हो सकता है कि 120वें दिन निकल रहा है। निकल रहे तो ठीक है, लेकिन चांसेस तो बनी जाते हैं ना कुछ कि 40वें दिन पे या 45वें दिन पे भी आ सकता है। आ गया तो कंफर्म हो ही गया, नहीं आया तो फिर कोई और टेस्ट देखेंगे। तो ये बात है। तो इतना मैं बोल रहा हूं तो कम से कम 40 से 140 तो आपको याद हो ही गया होगा। जेस्टेशन का टाइम 40 से 140 होगा तो क्या निकलेगा? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन। कहां से निकलेगा? ब्लड से, यानी कि सीरम से। ब्लड से निकाल के सीरम करते हैं ना अलग हम। फंक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ एफएसएच। जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके जैसे इसके कुछ कुछ फंक्शन रहते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखना है इसमें, सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम या एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम है। ये क्या बोलना चाह रहा है? अभी यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए, सर प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसमें क्या एफएसएच की क्या जरूरत है? देखो, ऊपर भी बात बोली थी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकल रहा है, एफएसएच निकल रहा है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। अभी सीधा कॉमन सेंस जानी चाहिए थी, प्रेग्नेंट है तो ये एलएच एफएसएच का करेगा क्या? वो क्या करते हैं इस केस में, क्या बोलते हैं इसको, जो एलएच है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, उस ओवुलेशन तो करवाता ही है एलएच सर्ज, बट बहुत कम अमाउंट रहती है ना, थोड़ी थोड़ी अमाउंट रहती है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके भी मेंटेनेंस में काम आता है ये। इसलिए इसको, ये प्लेजेंटा वाला हार्मोन है, मतलब प्लेजेंटा से निकल करके बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करवा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्रेगनेंसी मेंटेन करवा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। अब ये बोलते हैं कि मेयर के अंदर है ना एक सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम और निकालना होता है। क्या इसमें जो पीएमएसजी था, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनाडोट्रोपिन था, ये क्या काम करता है जाकर के आगे? ये बोलते हैं कि एक दूसरा, इसकी एक्टिविटी किसकी जैसी है? एफएसएच जैसी, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चाहते हैं कि जो एक दूसरा सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी चाहिए मेयर को प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। तो सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करने के लिए ये पीएमएसजी काम आता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा है? सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम और एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम बोल दीजिए उसको। इन प्रेग्नेंट मेयर इट कोजेस ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स विच आइदर ओवुलेट और बिकम ल्यूटेनाइज्ड, ठीक है। ओवुलेट हो जाएंगे फिर ल्यूटेनाइज हो जाएंगे। वो ल्यूटेनाइज का मतलब क्या है? जो सेल्स चेंज हो जाएंगी। भाई वो ओवुलेट हो या ओवुलेट ना हो, उसको क्या बोल देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम, जबकि एग उसके अंदर है। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट में हमेशा क्या देखते हैं? एग अंदर है तो फॉलिकल है, बाहर है तो कॉर्पस ल्यूटियम है। ऐसा होता है क्या? लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है, जब इसकी लेयर चेंज होना स्टार्ट होती है फॉलिकल की, जो इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका थी, अगर इसके अंदर एग है भी और वो स्मॉल और लार्ज ल्यूटियन के अंदर चेंज हो जाती है, तो वी विल कॉल इट कॉर्पस ल्यूटियम। और उस फॉलिकल के अंदर सिस्ट है और इसकी लेयर चेंज हो जाती है, तो वी विल कॉल इट ल्यूटियल सिस्ट, इसको बोल देंगे, ठीक है। और ओवुलेशन हो चुका है और कॉर्पस ल्यूटियम फिर मेंटेन हो रहा है, तो फिर उसका कुछ और रहता है। आगे करेंगे, डिफरेंस देखेंगे उनका। अब इसमें यही है, मेरे ख्याल में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, अब ज्यादा इस पे टाइम नहीं खराब करना। इन मेयर प्लेजेंटा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन आफ्टर रिग्रेशन ऑफ एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम। बस वही बात बोलना चाह रहा है, जो प्लेजेंटा था उसने क्या करवाया? प्लेजेंटा से प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन होता है आफ्टर रिग्रेशन ऑफ एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलना चाह रहा है? सीधी सी बात क्या बोलना चाह रहा है, जो पीएमएसजी था उसने क्या करवाया? पहले तो एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम था उसको मेंटेन करवाया, उससे प्रोजेस्ट्रोन और रिलीज, प्राइमरी तो कर ही रहा था, एसेसरी वाले से भी रिलीज करवाया। उसके बाद ये इसको रिग्रेस कर देता है और खुद से प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और शिप के अंदर जो ईव है इसके अंदर भी आफ्टर 55 डेज ऑफ जेस्टेशन ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब रिलैक्सिन में क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग पार्चुरेशन। एक तो पार्चुरेशन के टाइम पे क्या करवा रहा है? रिलैक्सेशन करवा रहा है सर्विक्स का। और दूसरे कौन से टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम करवाता है? डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। क्या हुआ, चले गए क्या सारे? कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है?
रिलैक्सेशन करवाता है। किसका? सर्विक्स का। एक तो जब वो हीट में होती है एनिमल तब रिलैक्सेशन करवाएगा, और दूसरा जब एनिमल को पार्चुरेशन करवाना है तो भी रिलैक्सेशन करवाएगा। तो ये दो काम हो जाएंगे कॉर्पस लुटियम के। अब प्रोजेस्टेरोन का देख लो यार, सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम एंड आल्सो बाय प्लेजेंटा से भी निकलता है, इवन एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है, कुछ खास बात नहीं है, छोड़ो इसको। एस्ट्रोजन के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड इन स्मॉल अमाउंट बाय प्लेजेंटा एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, कुछ खास नहीं है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन देयर आर टू सेल्स टू गोनेडोट्रोपिन हाइपोथेसिस। एक सेल यहां पे रहती है, कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन बनता है, फिर टेस्टोस्टेरोन से ये कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन बनेगा, दूसरी सेल में टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्राडायोल बन जाता है। बस खत्म हो गई थ्योरी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में क्या खास बात बोलना चाह रहे हैं? ये प्रीकर्सर क्या होते हैं इसके? हमने अभी देखा एंडोमेट्रियम से भी एरिकेडोनिक एसिड को कौन से एंजाइम से वो कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन में? एरिकेडोनिक एसिड यूज करके कोक्स क्या करता है? एरिकेडोनिक से प्रोस्टाग्लैंडिन बना देता है। साथ में लिनोलेनिक भी होता है, बट इंपॉर्टेंट एरिकेडोनिक होता है, इसलिए वहां पे वही बता दिया था बस। इससे होता है क्या है? सर हाँ जी, ये टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी एक बार दोबारा बताना सर। टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी में क्या है? एक सेल दूसरी सेल। अब गोनेडोट्रोपिन का मतलब क्या होता है? जो गोनेड से FSH और चीजें LH। रिलीज होती हैं। टेस्टोस्टेरोन से क्या बताया था मैंने? क्या प्रोड्यूस होगा? भूल गया क्या यार? estradiol, ईस्ट्राडायल तो यहां पे जाके बन रहा था। हाँ, किससे बन रहा था? अभी सही बताया आपने, सही है, टेस्टोस्टेरोन से बन रहा था। और ये टेस्टोस्टेरोन किससे बन रहा था? cholesterol. कोलेस्ट्रॉल से बन रहा था। तो टू सेल्स टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी ये है। इतना काफी है, इतना आपको पता होगा तो आपका एग्जाम में निकल जाएगा, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होती है पायोमेट्रा में जब पस बन जाती है, मैट्रियम का मतलब क्या? यूट्रस की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीन लेयर मैट्रियम, तीनों के पीछे मैट्रियम लगता है। तो जो बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो मसल्स होती हैं जिसके अंदर, वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। उस केसेस में भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, कुछ खास नहीं है यार। अब आ जाते हैं रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल साइक्लिक फीमेल है, मतलब ईस्ट्रस उसका प्रॉपर टाइम पे आ रहा है, नॉर्मल जेनेटेलिया दिख रहा है उसका, वैसे बोलते हैं अपेरेंटली नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। मेटेड इन 3 और मोर कॉन्जुगेट। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? एनिमल जो है नॉर्मल साइक्लिक फीमेल है, नॉर्मल ईस्ट्रस साइकिल है, नॉर्मल जेनेटेलिया है, उसको 3 से 4 बार हमने क्या करवाया? मेटिंग करवाया, या फिर एआई उसको दिया, उसके बाद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि एनिमल रिपीट ब्रीडर है, Repeater. क्योंकि उसकी ब्रीडिंग हम बार बार करवा रहे हैं और हमें अपेरेंटली ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि उसके अंदर डिसीज है। ईस्टर साइकिल भी नॉर्मल है, उसका जेनेटेलिया भी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये अपेरेंटली, एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, ये इसमें लिखा नहीं है, बट अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? ऊपरले तौर से जो देखने में मिल रहा है हमें, यूजुअली हम देखते हैं जो चीज, हमें वो नॉर्मल लिख रहा है। अब उसके साल्पिंग्स के अंदर अगर वाटर या फ्लूइड भरा हुआ है तो वो थोड़ा ना हमें बाहर से दिख जाएगा, इतना एक्सपर्टीज नहीं होती है सबके पास। तो अपेरेंटली हमें सबको नॉर्मल लगता है, तो एआई करवाते रहते हैं, क्योंकि ईस्टर साइकिल में खाना भी ठीक खा रहा है, नॉर्मल जेनेटेलिया भी ऊपर ऊपर से तो ठीक ही लग रहा है, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वी कॉल इट रिपीट ब्रीडर, क्योंकि इसकी बार बार ब्रीडिंग करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि हमें नॉर्मल लग रहा है, उसका जेनेटेलिया अपेरेंटली नॉर्मल लग रहा है, साइक्लिक फीमेल है, ईस्टर साइकिल भी सही आ रहा है। कितनी करवाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार अगर करवा चुके हैं या उससे ज्यादा करवा चुके हैं तो रिपीट ब्रीडर मानेंगे। अगर 2 बार करवाइए तो 2 बार तो नॉर्मल एनिमल में भी हो सकता है, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो 3 या 4 बार से में भी नहीं हो पा रहा, तो वी कॉल इट रिपीट ब्रीडर, इट फेल्स टू कंसीव, ठीक है। मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसका कारण, फीमेल फैक्टर भी हो सकता है, एनवायरमेंट भी हो सकता है, प्लस में जो एआई वाला था उसकी वजह से भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है ना। मेल के अंदर स्पर्म में डिफेक्टिव थे, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पहले फीमेल फैक्टर्स देखते हैं। फीमेल फैक्टर्स में सबसे पहला क्या है? डिलेड ओवुलेशन। जब हमने एआई करवाई, हम क्या ओवुलेशन ईस्ट्रस के 12 घंटे बाद करते हैं, फिर 12 घंटे बाद करते हैं, तो उसमें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फिर भी उसका ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ओवुलेशन का जो टाइमिंग था वो
ईस्ट्रस से 10 से 12 घंटे बाद होता है, यानी कि मैट ईस्ट्रस स्टेज में होता है। अब इस एनिमल के अंदर मैट ईस्ट्रस में ना होकर के डाइस्ट्रस में हो रहा है, क्योंकि अब नॉर्मल है ना ये, अब जेनेटेलिया तो नॉर्मली दिख रहा है उसका, बट इसके अंदर ओवुलेशन क्या हो रहा है, डिले हो गया है, तो उसकी वजह से वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाया। तो क्या रिपीट ब्रीडिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? इस एनिमल में ओवुलेशन डिले होता है थोड़ा सा, ईस्ट्रस साइन दिखाने के बाद जितने घंटे में निकलना चाहिए उससे लेट निकलता है, बट हमें तो नहीं दिख रहा वो निकलता हुआ, तो एआई हम कर देते हैं और वो निकलता बाद में ओवम, इतने में स्पर्म डेड हो जाता है। ठीक है, अब एनओवुलेशन मतलब इसमें एग बाहर ही नहीं आ रहा है तो बात ही खत्म होगी, बाहर ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब, बात ही खत्म है। फर्टिलाइजेशन फेलियर का मतलब इसमें हो सकता है कि ओवुलेशन प्रॉपर टाइम पे हुआ और हुआ भी, लेकिन फर्टिलाइजेशन फेलियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो ओवम था वो डिफेक्टिव था। ठीक है, जो जिसमें डिफेक्टिव ओवम के चांस होते हैं या मिलते हैं, हमें दिखते हैं डिफेक्टिव ओवम, उसमें क्या करेंगे, 2 से 3 मंथ का एनिमल को रेस्ट दे देते हैं। अब एक है ल्यूटियल इनसफिशियंसी, प्रोजेस्ट्रोन डिपो देते हैं इसके लिए। ल्यूटियल इनसफिशियंसी से मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ल्यूटियल इनसफिशियंसी बोल देते हैं उसको, इनसफिशियंट कॉर्पस ल्यूटियम की इसमें हार्मोन इनसफिशियंट रिलीज कर रहा है वो। एंडोमेट्राइटिस में तो पता लग ही रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है यूट्रस के अंदर, तो ऑब्वियसली। हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है या जिसको हम ओविडक्ट बोल रहे थे, उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या उसके अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी साइट होती है जहां पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है? एम्पुलरी इस्थमस, स्टमक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस बोल दीजिए। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां पे ही फ्लूइड अगर भरा हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। न्यूमोवेजाइना, ये भी एक रीजन हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द वेजाइना ट्रीटेड बाय कैसलिक्स ऑपरेशन। न्यूमोवेजाइना किस वजह से होता है, जो वल्वा होता है एनिमल का, वो वल्वा ओपन हो जाता है, ओपन होने की वजह से बाहर से एयर अंदर चली जाती है, और अंदर एयर जाने के बाद जो वेजाइना है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, और प्रॉपर जो है वो पूरा खराब हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, इस जो ऑपरेशन करके उसको न्यूमा वेजाइना को ठीक किया जाता है, तो उसको कैसलिक ऑपरेशन से किया जाता है। आप लोगों को बताया था अंदर वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो वेजाइना होता है, बाहर वाला वल्वा था। वल्वा जो ओपन रहेगा तो इसमें एयर जाएगी, एयर वेजाइना में होगी तो उसको बोलेंगे न्यूमो वेजाइना। इसकी वजह से इंफेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से भी एनिमल क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, कैसलिक्स ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो वल्वा है इनको हम क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं जाती। अब फंक्शनल इनफर्टिलिटी देखते हैं। फंक्शनल इनफर्टिलिटी में क्या बोलना चाह रहा है, जो फंक्शन है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे। ये तो हमने कुछ फिजियोलॉजिकल चीजों की बात करी थी, जैसे कि भाई, हालांकि इसमें वो भी आ रहा है, न्यूमोवेजाइना हुआ, हाइड्रोसेल्पिंग्स हुआ, एंडोमेट्राइटिस हुआ, अब ल्यूटियल इंसफिशियंसी हुई। हालांकि ये भी फंक्शनल है इनमें से, बट ये फंक्शनल के नाम से अलग से हम पढ़ रहे हैं ताकि दिमाग में रहे। फंक्शनल के नाम से हम कौन सी चीजें पढ़ते हैं यूजुअली, डिलेड विलेड नहीं पढ़ते, हम सिस्ट पढ़ते हैं कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, जो आपको बताया था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन, मतलब जो ओवरी है उसके अंदर क्या सिस्ट बन चुकी है। डीजनरेशन क्यों बोल रहे हैं पता लग जाएगा। मोर कॉमनली इन हायर प्रोड्यूसिंग कैटल, जो बहुत ज्यादा हायर प्रोड्यूसिंग कैटल होती है वहां पे सिस्ट बनने के चांसेस होते हैं। मोर कॉमन ड्यूरिंग सेकेंड टू फिफ्थ लैक्टेशन, जो एनिमल कर चुका है इसके बीच में, सेकंड लैक्टेशन से लेके फिफ्थ लैक्टेशन जो होती है उसके दौरान सिस्ट बनने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। एक तो फोलिकुलर सिस्ट उसको बोल देते हैं, अगर फोलिकल के अंदर सिस्ट बन रहा है तो। ठीक है, सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ ग्राफियन फोलिकल। ठीक है साहब, समझ में आ रही है बात। फोलिकुलर सिस्ट बन गया तो उसका जो ग्राफियन फोलिकल था बेसिकली वो काम ही का नहीं रहा है, तो उसका डिजनरेशन ही हो गया, सिस्ट बन गया, उसके अंदर कुछ काम का नहीं रहा है वो। ठीक है, उसका फंक्शन खत्म हो गया है, ओवुलेशन करने वाला जो था। उसके बाद क्या बोलते हैं हम, ल्यूटियल सिस्ट बोल देते हैं, ल्यूटिनाइज सिस्ट बोल देते हैं। इसमें क्या, जो ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर थी वो चेंज होकर के स्मॉल ल्यूटिन और लार्ज ल्यूटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और वहां पे सिस्ट है। बेसिकली जिस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सिस्ट था वो सिस्ट, तो वो एग तो है उसके अंदर, बट उसमें क्या, वो ल्यूटियन लेयर के अंदर चेंज हो जाएगा। और यहां पे क्या है, सिस्टिक कॉर्पस ल्यूटियम, इसके अंदर ये ओवुलेशन तो हो जाता है, और ओवुलेशन होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है ना खाली बिना एग वाला, उसके अंदर अगर सिस्ट बनेगी तो वी कॉल इट सिस्टिक कॉर्पस ल्यूटियम। अब एक बात बताओ,
सिस्टिक कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इसमें एनिमल हीट के साइन दिखाएगा क्या? यस सर। कॉर्पस ल्यूटियम में फॉलिकुलर सिस्ट में दिखाएगा सर। वो नहीं दिखाएगा, शायद प्रोजेस्टेरोन के लेवल इंक्रीज रहेंगे तो फिर नहीं हाँ, अगर कॉर्पस ल्यूटियम है तो फॉलिकुलर प्रोजेस्टेरोन के सिस्ट लेवल में इंक्रीज रहेंगे ना, ईस्ट्रस के साथ। दिखाएगा। और प्रोजेस्टेरोन के लेवल इंक्रीज रहेंगे तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने की ट्राई कर रहा है। हालांकि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, बट वो सिस्ट है तो उसकी वजह से वो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड ही नहीं हो पा रहा, पीजीएफ12 उसको खत्म ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिस्ट है उसके अंदर। ठीक है, सिस्ट उसको सपोर्ट कर रही है। तो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है तो ईस्ट्रस में आएगा क्या एनिमल, इसको रिग्रेस होगा तो फोलिकल डेवलप होना स्टार्ट होंगे। यही रिग्रेस नहीं हो रहा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल हाई है तो वो एनिस्ट्रस शो करेगा एनिमल, वो हीट में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम यही है, ल्यूटियल सिस्ट के अंदर सेम ही बात है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो एग है, एग से क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम की जो सेल्स हैं वही तो रिलीज करवाएंगे ना प्रोजेस्टेरोन को, या फिर वो एग था जो अंदर वो रिलीज करवा रहा था? अब ठीक है, फोलिकल के अंदर एग है, इसके अंदर जो ल्यूटियल वाला है इसके अंदर भी एग है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो उसकी लेयर तो चेंज हो गई है ना, लेकिन ल्यूटिन सेल्स में तो कन्वर्ट हो गई ना थीका सेल्स, उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं, इसलिए वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवा रहा है। और ये तीसरे वाला क्या है, इसमें से एग भी रिलीज हो गया है, और एग रिलीज होने के बाद क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको। तो ये सिस्टिक कॉर्पस ल्यूटियम उसको बोल देंगे फिर। अब फोलिकुलर में अगर सिस्ट रहेगी फोलिकल्स के अंदर तो क्या होगा? कौन से हार्मोन्स के लेवल हाई रहेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के। अब एस्ट्रोजन के लेवल हाई हैं तो क्या एनिमल हीट दिखाएगा क्या? यस सर। ईस्ट्रस किसको Yes. बोलते हैं जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। और फोलिकल है, फोलिकल में क्या एलएच के लेवल हाई रहेंगे, एस्ट्रोजन के लेवल हाई रहेंगे, फोलिकल हाई रखता है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस बोलते हैं। तभी उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस के अंदर फोलिकल फुल्ली फंक्शनल मिलेगा। अब वो फुल्ली फंक्शनल तो हो गया है, बट उसके अंदर सिस्ट है। अब सिस्ट है तो हार्मोन तो निकालेगा एस्ट्रोजन, वो बस सिस्ट क्या नहीं निकलने दे रही अंदर से, एग को बाहर नहीं आने दे रही। और एग बाहर नहीं आ रहा है, उसके अंदर ही है, तो वो तो ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाता रहेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि एग को बाहर जाना है, एग को बाहर जाना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, बट एग को सिस्ट बाहर नहीं जाने दे रही है। और दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, अगर इसको लग रहा है तो एग को बाहर जाना है तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स को वो रिलीज करता जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको। जो फोलिकुलर सिस्ट होगी आपकी, उसमें ईस्ट्रोजन निकलता रहेगा, क्योंकि फोलिकल ईस्ट्रोजन निकालता है, और एग बाहर नहीं जा रहा है, तो एनिमल कंटिन्यूअसली ईस्ट्रस साइन शो करेगा कि नहीं करेगा फिर? करेगा सर। तो उसको क्या बोलेंगे? निम्फोमेनिया बोल देंगे। और जिस एनिमल के अंदर ये निम्फोमेनिया काफी टाइम तक रह जाता है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है? स्टेरिलिटी हम्प निकल जाता है, जो ओस्कोक्सीबोन होती है ना, पीछे से यूं उठ जाती है ऐसे करके। जो सैक्रम वाला पार्ट रहता है ना, उसका सैक्रम वाला पार्ट जो रहता है, सैक्रम कॉक्सिजियल वाला पार्ट, वो ऊपर यूं उठ जाता है, टेल थोड़ी सी यूं हो जाती है और ऊपर यूं उठ जाता है। मैंने पिक्चर डाली नहीं, बट होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ एनिमल्स का यूं उठा होता है, वो निम्फोमेनिक होते हैं काफी टाइम तक, इसलिए हो जाता है वो। प्रेजेंस ऑफ फोलिकल और फोलिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें साइज क्या रहेगा? 25 मिलीमीटर साइज रहेगा इसके अंदर, इफ सिंगल फोलिकुलर सिस्ट इज देयर। अगर काफी सारे फोलिकल्स के अंदर सिस्ट है तो ऑब्वियसली साइज थोड़ा छोटा मिलेगा, और सिंगल है तो इसका साइज थोड़ा बड़ा मिलेगा, 25 मिलेगा, अदरवाइज छोटे छोटों में 17 मिलेगा। परसिस्ट फॉर मोर देन 10 डेज तक तो ये रहता ही रहता है। एनओवुलेटरी, दैट इज ओरिजिन इज फ्रॉम द फोलिकल विच फेल टू ओवुलेट। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। एनओवुलेटरी है ना, ये ओवुलेशन नहीं कर रहा है। शो ऑल साइंस ऑफ हीट, ठीक है, और उसमें भी एक्सेग्रेटेड साइन दिखाएगा, क्योंकि ये फुल्ली फंक्शनल हो चुका है और काफी टाइम से उसमें ब्लड में ऑलरेडी उसकी इतनी अमाउंट थी, और वो फर्दर रिलीज करता जा रहा है, तो एक्सेग्रेटेड साइंस दिखाएगा। सही बात है। एंडोमेट्रियम अपीयर लाइक अ स्विस चीज। अब ये बात ध्यान रख लेना, ये एंडोमेट्रियम है, ये स्विस चीज की तरह किसमें दिखाई देगी? फोलिकुलर सिस्ट के अंदर। ठीक है, स्विस चीज की तरह ये दिखाई देगी एंडोमेट्रियम इसमें। ठीक है साहब। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? क्योंकि एलएच क्या करवाता है? ओवुलेशन करवाता है। इसकी बॉडी के अंदर जो एलएच था वो नहीं करवा पा रहा था, इसलिए बाहर से और ज्यादा दे दिया हमने कि सिस्ट को भी तोड़ के निकाल ही दे। कैसे? जरूरी नहीं निकालेगा, बट देते तो यही है ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा क्या दे सकते हैं? जीएनआरएच भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच दोनों को निकालेगा, तो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन भी रहेगा, एलएच भी रहेगा साथ में, या फिर डायरेक्ट एलएच भी दे देते हैं हम। ये दोनों चीजें दे देते हैं उस सिस्ट से, उस फोलिकल से ओवुलेशन कराने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ ल्यूटियल सिस्ट में, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। इसमें एनिमल
किसमें रहेगा? एनिस्ट्रस के अंदर रहेगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूटियल सिस्ट यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम है, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाता है यार? एड्रीनल विरिलिज्म हो जाता है। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है ना, उसमें भी एड्रीनल जो कोर्टेक्स रहता है वो एंड्रोजन हार्मोन काफी ज्यादा बनाने लग जाता है फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल के अंदर अगर मेल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल विरिलिज्म बोलते हैं। वो भी किसकी वजह से? ल्यूटियल सिस्ट की वजह से। तो उसमें क्या, मेल काफी मस्कुलर हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा फैटी हो जाएंगी, तो ये कुछ मेल जैसा बिहेवियर वो शो करने लग जाएंगी। ठीक है। डायमीटर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहता है? ये भी 25 से ज्यादा रहेगा, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का थोड़ा डायमीटर ज्यादा रहता है। ये लगा लो यार, ये ग्राफियन फॉलिकल था और ओवुलेशन होने के बाद थोड़ा सा तो एग निकलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का साइज वैसे ही बड़ा होता ही है, या फिर जो सेल्स हैं वो चेंज होना स्टार्ट होती है तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन ये सिस्ट की साइज की बात कर रहे हैं, बट मैंने याद करने का तरीका बता दिया कैसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। ये सिस्ट की बात कर रहे हैं। Anovulatory, that is origin is from the follicle which fail to ovulate, यानी कि इस कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एग है कि नहीं है? क्या हो जाता है आप लोगों को यार? है सर। इतना तो है ना एग इसके अंदर। ये अब नहीं देखो, सर। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट ऐसा रहे कि पूछो जहां से जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। फोलिकुलर सिस्ट में क्या है? फोलिकल के अंदर ये थिन मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा और थोड़ा फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर? एंट्रम फ्लूइड भी होता है। ये ल्यूटियल सिस्ट ऑलवेज हार्ड मिलेगा। इट में भी सिंगल और मल्टीपल, ये हमेशा सिंगल ही मिलता है। क्योंकि क्यों मिलता है सिंगल? क्योंकि फोलिकल एक से ही, जो एक मेन फोलिकल होता है, डोमिनेंट फोलिकल होता है, उससे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, बाकी सबसे नहीं बनता है। ठीक है। अब एनिमल इज निम्फोमेनिक रहेगा, क्यों? क्योंकि फोलिकल है, सिस्ट है, उसमें अंडा नहीं निकल पा रहा है, तो वो एस्ट्रोजन निकाले जा रहा है। उस एनिमल को क्या बोल देते हैं? बुलर बोल देते हैं। एनिमल यहाँ पे एनिस्ट्रस के अंदर रहेगा। इंसिडेंस इस चीज के हाई रहते हैं, इस चीज के इंसिडेंस कम रहते हैं, क्योंकि फोलिकल के अंदर सिस्ट है, वो तो सारे डिसीज फोलिकल में आएंगी आएंगी। अब वो फोलिकल में जो सिस्ट था वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब जितने भी ल्यूटियल सिस्ट वाले डिसीज हैं वो फोलिकल सिस्ट से होकर के ही जाती है, और फोलिकुलर सिस्ट तो होती ही होती है, तो ज्यादा इंसिडेंस तो फोलिकुलर सिस्ट के रहेंगे, है ना। थिकनेस ऑफ फोलिकुलर वॉल इज लेस देन 3 mm, उसमें मोर देन 3 mm रहेगी। स्टेरिलिटी हम यहाँ पे दिखेगा निम्फोमेनिक एनिमल्स में। निम्फोमेनिक किस में है? जिसमें परमानेंटली हीट में रहता है एनिमल, उसको क्या बोलते हैं? निम्फोमेनिक बोलते हैं। और उसमें स्टेरिलिटी हम पे देखेगा। इस वर्ड को याद कर लेना अच्छे से, ये यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सही तरीके का, अगर थोड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन बताएं तो। और यहाँ पे क्या है? एड्रिनल विरिलिज्म देखने को मिलेगा, जिसमें ल्यूटियल सिस्ट है, यहाँ पे एड्रिनल विरिलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन के लेवल कहाँ पे ज्यादा होंगे? ल्यूटियल सिस्ट में होंगे। कितने होंगे? मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml इन मिल्क, ठीक है। और सीरम के अंदर मोर देन 1 रहेगा, और यहाँ पे मोर लेस देन 1 नैनोग्राम रहेगा सीरम के अंदर। तो आप सीरम के हिसाब से भी याद कर सकते हो, सीधा कंपेयर करना है तो इसमें 1 से ज्यादा रहेगा, उसमें 1 से कम रहेगा, मिल्क में 2 से ज्यादा रहेगा ये। ठीक है। एस्ट्रोजन ब्लड में किस में ज्यादा रहेगा? फोलिकुलर में, ल्यूटियल में कम रहेगा। स्टेरिलिटी हम बता चुके हैं आपको, ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडर्ड केसेस ऑफ निम्फोमेनिया, सिंकिंग ऑफ सैक्रोशिएटिक जो लिगामेंट रहता है उसकी सिंकिंग हो जाती है, और उसकी वजह से अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है कोक्सिस की। जो कोक्सिजियल वर्टिब्रे रहती है, जो कोक्सिस वाला पार्ट रहता है उसकी अपवर्ड वो हो जाता है। सैक्रम वाला नहीं होता है इतना, मैंने जो सैक्रम बोला था, कोक्सिस वाला जो पार्ट है पीछे से उठता है, यूं उड़ जाता है थोड़ा, एनिमल यूं दिखता है, टेल भी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है उसकी, है ना। इसको आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। एड्रिनल विरिलिज्म में क्या प्रॉब्लम थी? मैस्कुलिन कन्फर्मेशन था, विल अटेम्प्ट टू माउंट अदर काउज, क्यों? क्योंकि एंड्रोजन के लेवल ज्यादा हाई आ चुके हैं, तो उसमें विल नॉट स्टैंड टू बी माउंटेड बाय द अदर काउज। अब एंड्रोजन के लेवल हाई हैं तो इट विल नॉट स्टैंड टू बी माउंटेड बाय अदर काउज, ओके। मेल की तरह बन गए। द एनिमल बिकम्स वेरी हैवी एंड कोर्स, द नेक ऑफ एनिमल बिकम्स थिक एंड हैवी। मतलब एंड्रोजन बढ़ रहा है, मतलब मेल जैसा बन रहा है फीमेल एनिमल, बात खत्म यार। अब ये जो सिस्टिक कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस है ल्यूटियल सिस्ट में और सिस्टिक कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर? इसमें ओव्यूलेटरी सिस्ट है सर, उनमें एनओव्यूलेटरी सिस्ट था। हम्म। इसमें आफ्टर ओवुलेशन होता है। ये बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है, वो फोलिकुलर ल्यूटियल में तो कोई बच्चा भी बता देता है, बट ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम समझ में नहीं आती है बात। होपफुली अभी क्लियर होगा आपका बिल्कुल तीनों चीजें ये, ठीक है। बस इसमें और कुछ खास नहीं है।
अब आ जाओ सेगमेंटल एप्लाजिया। सेगमेंटल एप्लाजिया का मतलब क्या होता है? कुछ सेगमेंट का क्या हो चुका है, प्लाजिया मतलब ग्रोथ होती है, और ए लगा दिया मतलब अब्सेंट। कुछ जहां पे ग्रोथ होनी चाहिए थी वहां पे ग्रोथ नहीं हुई। कहां पे? कुछ सेगमेंट्स के अंदर। कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं? हमने पढ़ा था मेल फीमेल किससे मिलती हैं, बनती हैं, कौन से डक्ट से बनती हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वो मुलेरियन मुलेरियन डक्ट से बनते हैं, और मेल के जो होते हैं वो वोल्फियन डक्ट से वोल्फियन। बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है? कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यहां पे ये देखेंगे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब मुलेरियन डक्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है, क्योंकि कॉन्जेनाइटल तो वही है ना, बचपन से जो सेगमेंटल एप्लाजिया ऑफ द मुलेरियन, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोल देते हैं ना इसको, स्पेशली एन इम्परफोरेट हाइमन है वो बन जाएगा, एंड इट इज एसोसिएटेड विद व्हाइट कोट कलर। जिन एनिमल्स के अंदर व्हाइट कोट कलर होता है, जो शॉर्ट हॉर्न ब्रीड्स होती हैं, जो व्हाइट कोट कलर होता है जिनके अंदर, उनके अंदर ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिंगल रिसेसिव सेक्स लिमिटेड जीन है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ना, सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। तो ये क्या है? सिंगल रिसेसिव सेक्स लिमिटेड जीन है विद लिंकेज टू द जीन फॉर व्हाइट कोट कलर। इसलिए व्हाइट कोट कलर के जो एनिमल होते हैं, शॉर्ट हॉर्न जो एनिमल होते हैं, इनमें ये मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या? इम्परफोरेटेड हाइमन बन जाएगी, और बाकी क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा। बट बन किसकी वजह से रही है? कॉन्जेनाइटली बन रही है। किस जीन की वजह से? ये सिंगल, किसकी प्रॉब्लम की वजह से? सिंगल रिसेसिव सेक्स लिमिटेड जीन की वजह से ये बन रही है। ठीक है सर, सेक्स लिमिटेड है, लिंक्ड या इन्फ्लुएंस नहीं है। हालांकि ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट चलो ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। सिंगल रिसेसिव सेक्स लिमिटेड जीन है, और ये व्हाइट जो कोट कलर जिनका रहता है उनके अंदर होता है प्रॉब्लम, और उसमें जो शॉर्ट हॉर्न एनिमल्स होते हैं, और वो भी व्हाइट कोट कलर वाले, उनमें इंसिडेंस बहुत ज्यादा देखने को ये मिलता है। इसलिए इस डिसीज को क्या बोल देते हैं? व्हाइट हीफर डिसीज बोल देते हैं। हीफर का मतलब क्या? फीमेल से रिलेटेड होता है ना, जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मतलब हीफर उसको बोल देते हैं, व्हाइट हीफर डिसीज। प्रेग्नेंट तो हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है, मुलेरियन डक्टी, सेगमेंटल एप्लाजिया, सब कुछ हो चुका है इसका, तो ऐसे नहीं हो पाएगी। ये हीफर ही बोलना अच्छा रहेगा, व्हाइट हीफर डिसीज, क्योंकि ये जिंदगी भर हीफर ही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि इसके ट्यूबुलर जेनेटेलिया की आप बात करें, absence ऑफ आइदर द क्रेनियल पार्ट ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स और द यूटेराइन बॉडी एब्सेंट है। यूट्रस यूनिकॉर्निस होगा इसके अंदर, एक ही हॉर्न है इसके अंदर। सिस्टिक डायलेशन ऑफ द यूटेराइन हॉर्न ड्यू टू एप्लास्टिक बॉडी लार्ज इनफ टू स्टिमुलेट अ 4 months प्रेग्नेंट यूट्रस। इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि 4 month का जो रहता है उसके अंदर, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उतना बड़ा हो जाता है यूट्रस बिना बात के, तो कहां से यही फरी रहेगी। यूटेराइन हॉर्न फिल्ड विद येलोविश टू टैन डार्क ब्राउन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लास्ट का देख लेते हैं। परसिस्टेंस ऑफ मीडियन वॉल ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? डबल सर्विक्स भी इनके अंदर बन जाता है। सर्विक्स तो डबल है लेकिन रहेगी फिर भी हीपर है। क्यों? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, कुछ भी काम का नहीं है। परसिस्टेंस ऑफ जो मीडियन वाल होती है किसकी? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की, उससे क्या बन जाता है? व्हाइट हीपर डिसीज में ये नॉर्मली भी डबल सर्विक्स बन जाता है। क्वेश्चन पूछूंगा बाद में थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये ऐसी चीज है भूल जाओगे फिर से। बस ये याद रख लेना, मीडियन वॉल की बात करी थी, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की। ठीक है, प्यूबर्टी पे आ जाओ। अब एक दो पॉइंट है, थोड़ा सा फोकस करना। एज व्हेन फर्स्ट इस्ट्रस इज अकम्पनीड विद फर्टाइल ओवुलेशन। क्या बोलना चाह रहा है ये? पहला इस्ट्रस जिसमें फर्टाइल ओवुलेशन हो सके, मतलब जो ओवम निकला है बाहर वो फर्टाइल हो सके, उतनी उसमें कैपेसिटी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोल देते हैं। जब पहले टाइम ऐसा हुआ हो एनिमल की पूरी लाइफ में, और उस पर वेट कितना होता है? 35 to 45% होता है। क्या? जो एनिमल रहता है प्यूबर्टी के टाइम पे 35 to 45% ही वेट रहता है। किसका? जब वो पूरा अडल्ट हो जाएगा उसके रिलेशन में उसका 35 to 45% वेट रहता है। जैसे बच्चे होते हैं ह्यूमंस के 17-18 साल के, जो जिम नहीं कर रहा है, नॉर्मल बच्चा जो है, और वो ग्रो करके 30 ईयर तक उनका मास मैक्सिमम गेन हो जाता है, वैसे इनमें कितना होता है प्यूबर्टी में? 35 से 45% तक रहता है। ब्रीडिंग शुड बी 55% ऑफ द अडल्ट बॉडी वेट। अगर आपको ब्रीडिंग करवानी ही है तो मिनिमम कितना? 55% ऑफ द अडल्ट बॉडी वेट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कुछ एनिमल स्पीसीज जिनके अंदर बॉडी वेट वो जल्दी गेन करती हैं, तो वहां पे प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाती है। ठीक है, अब बिफोर प्यूबर्टी मेजोरिटी में क्या होता है? एन ओवुलेटरी और साइलेंट हिट आती है मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स में बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, अबाउट 3 months बिफोर द एक्चुअल एज ऑफ प्यूबर्टी। जब 3-4 महीने पहले जब प्यूबर्टी आने वाली होती है, उस टाइम पे एक साइलेंट हिट एनिमल दिखाता है। एंड प्यूबर्टी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल मेच्योरिटी, क्योंकि उसमें
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होते हैं। ये हमने एंड्रोलॉजी में भी बात करी थी इनकी। हार्मोन प्राइमरीली एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी कौन से रहते हैं? ईस्ट्राडायोल और एलएच रहता है। अब क्या बोलना चाह रहा है ये, बिफोर प्यूबर्टी जो ओवेरियन ईस्ट्राडायोल है, ये नेगेटिव फीडबैक ओवर हाइपोथैलेमस, ओनली पल्सेटाइल रिलीज ऑफ जीएनआरएच। ठीक है, अब यही था ओवेरियन ईस्ट्राडायोल। ये क्या कर, एस्ट्राडायोल प्यूबर्टी से पहले ये क्या करता था? ये नेगेटिव फीडबैक देता था हाइपोथैलेमस को, तो जीएनआरएच अच्छा रिलीज नहीं होता था। बट प्यूबर्टी के टाइम पे ये क्या करता है? दिस नेगेटिव फीडबैक सीजीज, खत्म हो जाता है, जीएनआरएच रिलीज करवाने लगता है। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए प्यूबर्टी पे? जीएनआरएच के रिलीज होने से एलएचएफएसएच चाहिए, उससे फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, उसके बाद वो स्ट्रेस में आना कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर देगा। एज एंड प्यूबर्टी ये दी गई है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, मत याद करना, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। रेगुलेशन इन सीजनल लॉन्ग डे ब्रीडर्स, ठीक है, ये रेगुलेशन की बात बता रहे हैं, वही मेलाटोनिन और ये सब हमने डिस्कस किया था, इसको बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फॉलिकुलर डायनामिक्स पे आ जाओ। फॉलिकुलर डायनामिक्स, इसमें क्या बोलना चाह रहा है? बस यही बोल रहा है, जो फॉलिकल होता है वो एक बार डेवलप होगा, फिर एंड में जाकर के वो रिग्रेस हो जाएगा। ये जो पूरा डायनेमिक चलता है ग्राफियन फॉलिकल से, प्राइमोडियल फॉलिकल से लेके पूरा का पूरा, इस डायनेमिक को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर डायनेमिक बोल देते हैं। जो भी फॉलिकल्स की जितनी स्टेज आकर के फाइनली रिग्रेस हो जाता है, जो भी ये चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल लीडिंग टू प्री ओवुलेटरी साइजेस, मतलब ओवुलेशन होने से पहले का जो साइज रहता है, क्योंकि ओवुलेशन हो जाएगा तो उसको फॉलिकल थोड़ी ना बोलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो कंटिन्यूस ग्रोथ होती जा रही है। कहां तक ग्रोथ होती है? लीडिंग टू प्री ओवुलेटरी साइज, यहां तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद तो ओवुलेटरी में तो निकल जाएगा, कॉर्पस लुटियम बोलेंगे उसको। एंड इट्स रिग्रेशन, उसके बाद उसके रिग्रेशन तक और ओवुलेशन तक बोल दो आप, एक ही बात है, इज नोन एज फॉलिकुलर डायनेमिक्स। ठीक है, रिग्रेस जल्दी हो जाता है वो। फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करें, अब ये ध्यान से देखना, एक वेव लाइक पैटर्न होता है। ठीक है, वेव लाइक पैटर्न, वेव्स में काफी सारे फॉलिकल्स इधर हो रहे हैं, अलग से चल रहे हैं, उनका अलग वेव चल रहा है, 2-4 दिन बाद फिर यहाँ पे चल रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। 2-4 दिन बाद नहीं, 2-4-5 घंटे बाद लगा लो आप, 2-4 दिन बाद तो साइकिल ही चला जाएगा, यहाँ पे अलग वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? वेव लाइक पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है? रिक्रूटमेंट, फिर एक जो मेन रहेगा उसमें से उसका सिलेक्शन रहेगा, और वो ही डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा जाकर के, और बाकी के जो होते हैं वो क्या? रिग्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एट्रेसिया, ये ग्रोथ करते रहेंगे, इनमें से खत्म भी होते रहेंगे थ्रू आउट द ईस्टर साइकिल, ये चलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अदर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। ठीक है साहब, अब बफेलो, ये इंपॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूं आपको, एक तो वेव लाइक पैटर्न दिमाग में रखना कि ये है क्या, काफी सारे फॉलिकल से एक साथ, दो बफेलो कैटल में 2-3 वेव रहती हैं, तो किसी स्पीसीज में 4 रहती हैं, इस तरह से। ये पॉइंट वेव वाला दिमाग में रखना, बस वेव लाइक पैटर्न की कुछ बात हुई थी जिसमें फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे। ठीक है, buffalo has predominance of 2 follicular waves and cattle has predominance of 3 follicular waves during estrus cycle। ठीक है, buffalo में 2, और जो काउ है उसके अंदर 3 follicular waves रहती हैं। बट साउ जो है वहां पे वेव्स नहीं रहती, काफी सारे फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते, अलग अलग फॉलिकल्स अलग जगह पे होते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं? नो वेव पैटर्न, बट इंटरमीडिएट फॉलिकल्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। हालांकि फाइनल तो, चलो आ जाओ अब। ड्यू टू, मैंने ये फाइनल वाली बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि उसके अंदर तो मल्टीपल ओवुलेशन होता है ना, इसलिए। ड्यू टू प्री ओवुलेटरी, क्या लिख दिया यार ये, हाँ हाँ, ओवुलेशन टॉपिक ही अलग आ गया, मैंने कहा वो क्या चल रहा है। ओवुलेशन का टॉपिक आ चुका है अपना, ओवुलेशन कराएंगे। ये क्या, जो प्री ओवुलेटरी जो साइज बन गया था फॉलिकल का, प्री ओवुलेटरी साइज जो मैक्सिमम साइज था, उसके बाद क्या, एलएच का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाता है ब्लड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एलएच क्या कर गया? सर्ज कर गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ओवुलेशन हो जाता है। इसमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। एलिवेटेड लोकल ब्लड फ्लो, जो लोकल ब्लड होता है, लोकल ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरीमिया बोलते हैं, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये F2 अल्फा नहीं है, ये E2 है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। एंड वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां से क्या निकलेगा? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इस वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, और क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद इन द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ओवुलेटरी फॉलिकल।
ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन हटेंगे तो ही तो जाके एवोल्यूशन होगा ना, तो बेसिकली वही चीजें बताना चाह रहा है ये, ठीक है। ओवरी के ऊपरी फॉलिकल होते हैं, वो लेयर हटेगी, फिर फॉलिकल की लेयर हटेगी, तब जाके एग निकलेगा। तो यही बोल रहा है कि उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल विद इन द थीका एक्सटर्नल लेयर ऑफ द फॉलिकल, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ही वो एग रिलीज होगा, तभी तो ओवुलेशन होगा ना। पीजीएफ2 अल्फा इज इन्वॉल्व इन द फोलिकुलर रप्चर, जो फोलिकुलर का रप्चर करवाता है वो पीजीएफ2 अल्फा कराता है। और ये पीजीई2 क्या है, इन द रीमॉडलिंग ऑफ द फोलिकुलर लेयर्स, जो फोलिकुलर लेयर्स हैं इनकी रीमॉडलिंग करने में कौन हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है साहब। F2 अल्फा करवाता है रिग्रेशन, वो रीमॉडलिंग करवाता है कौन, पीजीएफ2E2, पीजीएफ सॉरी पीजीएफ2E2 नहीं, देख लेता हूं मैं एक बार यार, पीजीई2 है ये, तो ये क्या है, पीजीएफ2 है। अल्फा क्या करेगा, तोड़ देगा सब कुछ, रप्चर करा देगा। E2 क्या करता है, रीमॉडलिंग करवाता है, ठीक है। ओजेनेसिस की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ओवम। ओजेनेसिस में क्या हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है और मैच्योरेशन हो रहा है ओवम का। स्टार्ट ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, स्टार्ट हो जाता है, बर्थ पे कितने हो जाते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, 1.5 लाख हो जाते हैं, मतलब बर्थ से पहले 1.5 लाख होते हैं प्राइमोडियल वाले, फिर आगे जाके प्यूबर्टी पे वो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या सिंगल लेयर, सब कुछ सारी लेयर पढ़ चुके हैं हमने, तो पूरा वो भी देख लिया था, क्यूमुलस सूफोरस वो स्टैंड होता है उसका, ग्रेनुलोसा सेल्स का, उसके बाद कोरोना रेडिएटा होती है, उसके बाद जोना पेलुसिडा होती है, उसके अंदर फिर फाइनली विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद फिर अपना एग आता है ना। आफ्टर द बर्थ ओवरी प्रोड्यूसेस ग्रोविंग फॉलिकल्स oocyte विद 2 और मोर लेयर्स ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अप टू एज ऑफ प्यूबर्टी थीका इंटरना, देन एट्रेसिया हो जाता है, लेटर ग्राफियन फॉलिकल आ जाता है जिसके अंदर एंट्रम भी होता है, क्यों, एंट्रम का मतलब क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो रहेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स, ये करीबन करीबन 200 रहेंगे एक टाइम पे, 200 ग्रोविंग फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे 200 के आसपास ये रहते हैं फॉलिकल्स। चलो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना उसमें बिल्कुल भी। और ये भी, ये क्या बोलना चाह रहा है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं, वहां से उगोनिया, फिर प्राइमरी यूसाइट, फिर सेकेंडरी यूसाइट, और फिर फाइनली प्रोन्यूक्लियस एग इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। अब ये पढ़ने से पहले थोड़ा ये दिखा देता हूं आप लोगों को, ये डायग्राम देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या है, ये प्राइमरी यूसाइट है। प्राइमरी यूसाइट से क्या होगा, प्राइमरी यूसाइट से क्या होगा, इसका मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी यूसाइट में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैच्योर हो गई है, ठीक है साहब। उसके बाद क्या, इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और दूसरी जगह क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जा करके। अब इसमें क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा, इससे क्या बना, फिर से ये वाला सेल बना, ये क्या है, मैच्योर ओवम है, क्या है ये, मैच्योर ओवम है। और ये वाला क्या है, ये पोलर बॉडी थी, और ये भी पोलर बॉडी है, और ये भी पोलर बॉडी है। तो बेसिकली जो पोलर बॉडी होती है उनका साइज काफी छोटा होता है, और जो मेन सेल निकलती है उसका साइज काफी सही होता है, बड़ा होता है, क्योंकि उसका ही काम होता है सारा का सारा। जो पोलर बॉडी होती है उनका सारा फ्लूइड वगैरह सब कुछ निकल जाता है, बट पोलर बॉडी को हम माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके ये देख सकते हैं कि जो मेन बच्चा पैदा हुआ है उसका जेनेटिक्स क्या है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो इस साइड भी आ रहा है, बट इसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो एक अलग बात है, बट जेनेटिक मटेरियल तो सेम टू सेम बिल्कुल वही है ना। तो क्या, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनी, तो एक पोलर बॉडी निकली यहां से। अब ये भी 2 में डिवाइड हुई, ये भी 2 में डिवाइड हुई, तो ये वाली पोलर बॉडी भी 2 में डिवाइड हुई, तो दोनों ही पोलर बनेंगी इससे। और ये जो फाइनली फिर से सेकेंडरी वाली मैच्योर ओवम में चेंज होती है, यहां से फिर से एक पोलर बॉडी निकली। तो बताओ कितनी पोलर बॉडी, कितनी पोलर बॉडी निकलती है ओजेनेसिस के टाइम पे, 3। 3 पोलर बॉडीज निकलती हैं, समझ गए बात। एक यहां से निकली, ये छोटा है, इसका एक जो यहां से निकला था, इससे 2 बन गए, और फिर ये फाइनल जो बना था सेकेंडरी oocyte से, फिर ओवम बना, तो एक पोलर बॉडी छोटी यहां पे बन गई, 1 2 और 3 बनेंगे फाइनली, ठीक है। क्योंकि इससे 2 बन रही है ना फाइनली, तो इसको मत काउंट करो, इससे तो फिर ये फाइनली 3 बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, 3 पोलर बॉडी बनती सर है, थोड़ा इसमें जो डायग्राम क्रोमोसोम नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है वो मतलब 2n से n होने चाहिए क्रोमोजोम ना। के ऊपर, क्रोमोजोम के ऊपर ध्यान मत दो उसमें, बस पोलर बॉडीज के लिए वो डायग्राम मैंने दिखाया था, क्योंकि क्रोमोजोम के ऊपर ध्यान दोगे तो मेरे को समझ में आ गया, आपको वो कंफ्यूजन होता ही होता है, वो क्रोमोजोम के हिसाब से नहीं बताया हुआ, वो जो डायग्राम था उसकी रिप्रेजेंटेशन बस वो स्मॉलर और बिगर साइज ऐसे दिखाने के लिए, पोलर बॉडीज दिखाने के लिए की हुई है, ठीक है। ओके सर। जो पोलर बॉडी वाला था, सॉरी जो क्रोमोजोम वाला था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी मेरे ख्याल में। चलो कोई बात नहीं, आगे भी आ जाएगा।
प्यूबर्टी में क्या बोलना चाह रहा है, गोनाडोट्रोपिन जो है एफएसएच और एलएच दे इनिशिएट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है साहब, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। पहले कहां पे अटका हुआ था, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में भी डिप्लोटीन स्टेज में अटका हुआ था, वो कहां पे जाकर के रिज्यूम होता है, फिर क्या बोल रहा है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जाकर के रिज्यूम होता है। एफएसएच और एलएच हेल्प करते हैं, इनिशिएट करते हैं द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये प्रोफेज 1 की भी डिप्लोटीन स्टेज में था ना ये, तो मियोसिस 1 यहां पे आकर के कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्या बनती है, प्राइमरी oocyte बनती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या है, ये 2n है। उससे बाद क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte बनेगी जो हैप्लॉइड रहेगी, उससे क्या बनेगी, एक पोलर बॉडी बनेगी, और उससे फिर क्या, ये रियल ओवम, सॉरी छोटा, और ये जो पहले पोलर बॉडी बनी हुई थी इससे फिर छोटे। ठीक है, समझ में आ गया स्पर्म का रिप्रेजेंटेशन, को टेंशन तो नहीं है, नहीं आया समझ में, फिर आ से गया बताऊं सर। क्या, नो सर। समझ गए ना आप, क्या बोलना यस चाह रहा है, सर। प्राइमरी oocyte क्या है, 2n है। उसके बाद ये मैच्योरेशन हो रहा है इसका, यहाँ पे ये भी 2n ही है, मतलब प्राइमरी oocyte तो यहाँ पे बनी है ना आके, मैच्योर तो यहाँ पे हुई है, मैच्योरेशन ही हुआ है, यहाँ पे कोई डिवीजन तो हुआ नहीं है। उसके बाद क्या, मियोटिक 1 डिवीजन होता है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या, हैप्लॉइड है। उसके बाद इसमें क्या होगा, माइटोसिस ही हो रहा है बेसिकली, क्रोमोसोम तो आगे चेंज ही नहीं होंगे। समझ में आ गई बात, लेकिन ये डायग्राम के हिसाब से मत देखना इसको, क्योंकि ये डायग्राम वो समझाने वाला नहीं है। अब आ जाओ ओवुलेशन के ऊपर। जो ओवुलेशन होता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवुलेशन होता है बीचेस के अंदर, प्राइमरी oocyte स्टेज के अंदर हो जाता है। बाकी के मैमल्स के अंदर सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर होता है। क्या, ओवुलेशन की जो बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर ओवुलेशन हो गया है मतलब अभी तक डिप्लॉइड ही चल रही है वो, कमाल की बात, डिप्लॉइड नहीं चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं वो जो फाइनली सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है ना, वो भी पता है कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उससे जस्ट उस टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे वो डिवाइड करके पोलर बॉडी को बाहर निकालती है, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन वो मतलब कंप्लीट हो रहा होता है, उस टाइम पे होता है। अब आगे पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएंगी, थोड़ी अटपटी बात लगी ना, यही तो बात है मैमल्स की, एनिमल्स की। चलो, स्पीसीज में क्या बोलना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ ओवुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ईस्ट्रस के कितने टाइम बाद होता है, इसमें 10 से 12 घंटे बाद होता है ईस्ट्रस में, ईस्ट्रस के किसमें, कैटल बफेलो में, बोला था ना मैट ईस्ट्रस में होता है इनके अंदर। मेयर में 1-2 दिन बाद होता है, बिफोर द एंड ऑफ द ईस्ट्रस, मतलब ईस्ट्रस के अंदर ही हो रहा है ना। ठीक है, इसमें आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रस में 24 से 30 घंटे, इसमें भी आफ्टर है, इसमें भी आफ्टर है। ठीक है, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रस। ठीक बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिफोर द ईस्ट्रस नहीं है, ये बिफोर द एंड ऑफ ईस्ट्रस है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बाकी स्पीसीज में ईस्ट्रस शुरू होते ही ओवुलेशन हो जाता है, ये बिल्कुल लास्ट में जाकर के होता है, एंड में जाकर के होता है, इसलिए बोल रहा है कि एंड से 1-2 घंटा पहले होता है, ये बात बताना चाह रहा है। अदरवाइज क्या, सारे के सारे ओवुलेशन आफ्टर द ईस्ट्रस ही हो रहे हैं ना, मतलब ईस्ट्रस शुरू होने के बाद ही हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और एआई कब करनी चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1-2 एनिमल्स के बारे में देख लेना, समझ में आ जाएगा, जो भी आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे, आप स्मार्ट लोग हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एपिलरी स्टमक जंक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ में क्या बोलना चाह रहा है, रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीडेशन किसकी वजह से, ऑक्सीटोशन जो है फीमेल का, उसकी वजह से पीजीएफ2 अल्फा प्रेजेंट होता है सीमन के अंदर, उसकी वजह से भी कोलोनाइजेशन हो जाएगा, एक जगह पे रिजर्वोयर बना लेंगे, फिर सर्विक्स को क्रॉस करेंगे, स्लो रिलीज होगा उसके बाद उनका, और ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से कहाँ जाएंगे वो, स्टमक एम्पुलरी जंक्शन, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाएंगे। बैरियर की बात कर लेते हैं, जो सर्विक्स है एक्ट एज द लार्जेस्ट बैरियर बाईपास इन मेयर एंड एआई, ये लार्जेस्ट बैरियर की तरह काम करता है स्पर्म्स के लिए अंदर जाने के लिए, मेयर्स में स्पेशली। तो हम क्या करते हैं, मेयर के अंदर इसको बाईपास कर देते हैं एआई करके, वैसे तो बाकी स्पीसीज में भी कर ही रहे हैं, बट मेयर्स के अंदर और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। यूट्रोट्यूबल जंक्शन इसका वही है, बस यूट्रोट्यूबल जंक्शन के थ्रू ही जाता है, उसके बाद वही बात है, मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना बात, यूट्रस से होता हुआ उन ट्यूबल्स में, ओविडक्ट में। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसपोर्टेड टू बोथ द ओविडक्ट बट स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द ओवुलेटिंग साइड। ये क्या बोलना चाह रहा है, स्पर्मेटोजोआ जाएंगे दोनों हॉर्न में ही, बट जहां पे ओवुलेशन हो रहा है उस वाली साइड में थोड़े स्पर्मेटोजोआ ज्यादा जाएंगे, जो कल भी बताया था आप लोगों को। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा कर दें क्या, आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा कम ही चल रहा है सर, बढ़ा सकते हैं स्पीड को, बताओ। Yes. सही है सर। ठीक है, फर्टाइल लाइफ ऑफ ओवम एंड स्पर्म क्या होती है,
अब देखना ध्यान से, नोटिस कर लो एक बात, ये स्पर्म है, ये ओवम है। स्पर्म ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहते हैं कि ओवम रहती है? sperm. स्पर्म्स रहते हैं। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये ना गलत हो। पता लगे क्वेश्चन ये आ जाए, इसको यहाँ पे रख दे और इसको यहाँ पे रख दे, डाटा रट रहे हो, सारा याद कर रहे हो, याद कर रहे हो, याद कर रहे हो, क्वेश्चन सिंपल ही आ जाता है, हॉर्स के अंदर बताओ स्पर्म का लाइफ टाइम ज्यादा है कि ओवम का ज्यादा है। मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट पता है तो कम से कम सिंपल क्वेश्चन तो हमारा ठीक हो ही जाएगा, है ना। जेस्टेशन लेंथ इन डिफरेंट स्पीसीज क्या क्या होती है, ये आपको रटी पड़ी होगी सभी एनिमल्स की, एक बार फिर भी आप लोगों के लिए लिख दिए यहाँ पे, आप अच्छे से याद कर लेना इसको, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बस रिवाइज ही करना है आप लोगों को, ठीक है। अबॉर्शन, स्टिल बर्थ और प्री मैच्योर बर्थ में क्या डिफरेंस होता है? अबॉर्शन में क्या है, जब बच्चे का टाइम होता है, जेस्टेशन जो टाइम होता है, उससे पहले ही एनिमल अबॉर्ट करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे अगर, उसको बोलते हैं अबॉर्शन, उसको बोल देते हैं, ठीक है। और स्टिल बर्थ के अंदर क्या है, स्टिल बर्थ के अंदर क्या है, जेस्टेशन पूरा होने के बाद डेड फीटस को बाहर निकाल रहा है। और प्री मैच्योर बर्थ के अंदर क्या है, बच्चा लाइव निकल के आ रहा है बट जेस्टेशन पीरियड से पहले निकल के आ रहा है। ह्यूमन बींग्स में भी हो जाता है क्या, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हो जाता है कई बार, कमजोर बच्चा पैदा होता है, उसको फिर वाइटल सपोर्ट पे रखना पड़ता है ना। तो समझ में आई बात, अबॉर्शन के अंदर भी नॉन वायबल फीटस है, स्टिल बर्थ के अंदर भी डेड फीटस है, बट प्री मैच्योर बर्थ के अंदर क्या है, लाइव फीटस है। तीनों बातें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैपेसिटेशन में क्या बोलना चाह रहा है, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, ओवा ओवा कर रहे थे तब से, ओवा ओवुलेशन, एम्पुलरी इस्तमस, तो बोल रहा है कि चलो स्पर्म्स की भी बात कर लेते हैं, कैपेसिटेशन बता देते हैं थोड़ा, क्योंकि वो प्रोसेस तो जरूरी होता है दोनों साइड से, तभी जा करके तो फर्टिलाइज करेगा ना। सम कंपोनेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ आर आइदर रिमूव्ड और मॉडिफाइड टू अवॉइड प्री मैच्योर एक्रोजोमल रिएक्शन। ऐसा ना हो कि पहले ही रिएक्शन हो जाए एक्रोजोम्स की यूट्रस की बॉडी के अंदर ही या ओविडक्ट में जाने से पहले ही, अगर वो पहले ही रिएक्शन हो जाएगी एक्रोजोम की तो काम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, यूट्रस के अंदर भी काफी सारे प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं कैपेसिटेशन में, और इस चीज का मेक श्योर करते हैं कि इसका जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसकी वजह से एक्रोजोमल रिएक्शन पहले ना हो। उसके बाद वो ओविडक्ट में जाता है, उसके बाद जो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एम्पुला में जाने के बाद होते हैं। बेसिकली यूट्रस जो है और जो एम्पुला जो है, जो ओविडक्ट जो है, यूट्रस से स्टार्ट होकर के इनिशिएट हो जाता है कैपेसिटेशन, और आखिरी में जाते 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 एम्पुला तक कैपेसिटेशन पूरा हो जाता है स्पर्म का, ठीक है साहब। एक्रोजोमल रिएक्शन इज एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीटेड कैपेसिटेशन, ठीक है। एक्रोजोमल रिएक्शन का मतलब क्या, जब एक्रोजोम जाकर के रिएक्शन दिखाते हैं लास्ट में, जब उसको लेयर को डिजोल्व करने लगते हैं एग वाली, तो उसमें क्या हम मान लेते हैं कि हाँ यार फुल्ली कैपेसिटेटेड हो गया था ये, ठीक है। ओवा कैन नॉट अंडरगो फ्यूजन विद नॉन एक्रोजोमल एक्टिवेटेड स्पर्म, किसी में एक्रोजोम नहीं है तो उसके साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेयर डिजोल्व नहीं होंगी तो एग तक वो जा ही नहीं पाएगा। कौन सी, वो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा और विटेलिन मेम्ब्रेन जो थी। और इंजाइम फ्रॉम द एक्रोजोम, ये जो रहते हैं, ये हाइलुरोनिडेज जो इंजाइम है वो क्या करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग इंजाइम है। कोरोना क्या, कोरोना वायरस, कोरोना कोरोना रेडिएटा रेडिएटर। वाली लेयर थी ना, भूल गए, बताया था पूरा आपको यूं करके। ये स्टैंड वाला क्या था, क्यूमुलस ऊफोरस ग्रैनुलोसा सेल थी ये, और यहाँ पे क्या रखा हुआ था, एग रखा हुआ था। और ये वाली कौन सी लेयर थी जो बताया था ऐसे ऐसे रेडिएट सन की तरह गोल गोल, कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर। इसके नीचे क्या थी, जोना पेलुसिडा थी इसके नीचे, इसके इनसाइड, ठीक है। उसके बाद फिर ओवम आ रहा था, और ओवम के ऊपर कौन सी रहती है, पेटालाइन मेम्ब्रेन रहती है। लेयर वाइज पेनिट्रेशन क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या, क्यूमुलस ऊफोरस वाली सेल्स, ठीक है, हाइलुरोनिडेज उनको डिसोल्व करेगा। फिर कोरोना रेडिएटा, ठीक है, उनको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पेनिट्रेट करेगा। फिर जोना पेलुसिडा, उसको एक्रोजीन और स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं इनके अंदर, इसलिए जोनो पेलुसिडा मेक श्योर करते हैं किसी भी स्पीसीज का ना जाए, बाकी तो आने भी देंगे, ये नहीं जाने देगी आगे। स्पर्म अटैच्ड विद विटेलाइन मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे फाइनली जाके, और विटेलाइन मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, स्पर्म्स फैगोसाइटोसिस कर देंगे, एंड देयर विल बी द एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, कोर्टिकल रिएक्शन, सर्टेन केमिकल्स फ्रॉम द जोना मेम्ब्रेन, ये बताना चाह रहा है, जो जोना मेम्ब्रेन थी, जोना पेलुसिडा, उसमें क्या होगा, सर्टेन केमिकल्स फ्रॉम द जोना मेम्ब्रेन एंड कंटेंट ऑफ द कोर्टिकल ग्रेन्युल्स
granules causes reorganization or hardening of the zona membrane and it prevent the entry of other spermatozoa, that is पोलिस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगा। पोलिस्पर्मी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक एग के लिए 3 4 10 50 100 स्पर्म नहीं जाएंगे, एक स्पर्म की एंट्री करते ही फिर वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। कुछ स्पीसीज के अंदर तो फिजियोलॉजिकल पोलिस्पर्मी हो जाती है, वो बताएंगे उसका मतलब क्या है। मतलब नॉर्मल प्रोसेस होता है उनके अंदर, वो आराम से बैठेंगे बैठक में जाके और बोलेंगे कि भाई एक स्पर्म जाओ, चलो हम नहीं जा रहे, लेकिन वो अंदर तो चले जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, बर्ड्स के अंदर होता है ऐसा। चलो विटेलाइन ब्लॉक देखते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। In this certain substances are released by the cortical granules of vitelline membrane and it prevent fertilization by other spermatozoa। बेसिकली वही चीज है, उसको थोड़ा विटेलाइन ब्लॉक करके उन्होंने बोल दिया, वहां पे cortical reaction बोल रहे थे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। टेल्स ऑफ स्पर्म इज सेपरेटेड एंड गेट जनरेटेड, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वो अंदर चला जाएगा, टेल हट जाएगी, जनरेट हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम श्रिंक्स एंड फॉर्म फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा और जो आपका एग था उससे क्या बन जाएगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाएगा। हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ मेल प्रोन्यूक्लियस बना लेगा और इनके फ्यूजन से क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगी, सिनगैमी, सिनगैमी हो जाएगी, ठीक है, मिल जाएंगे, मतलब दोनों गैमेट क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, सिन मतलब मिल जाएंगे, मेल प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, द सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी, हमने बोला ना फर्टिलाइजेशन स्पर्म आ जाता है बिल्कुल, तब सेकेंड पोलर बॉडी का उसमें डिवीजन होता है, उसको निकालता है बाहर, फिर फर्टिलाइजेशन होता है फाइनली, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंड पोलर बॉडी निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी किसको बोल रहे थे बेसिकली, वो ये मैच्योर हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये फर्स्ट, ये 2n थी, ये ओवा एंड ये सेकेंड पोलर बॉडी, तो ये एक साथ में लेंगे ना, तो जब स्पर्म आता है इसको फर्टिलाइज करने के लिए, सेकेंड पोलर बॉडी पड़ी होती है ना यहाँ पे, तो ये निकल जाएगी और फीमेल और मेल प्रोनोक्लिया आपस में मिल करके सिनगैमी कर देंगे। अब जोना हैचिंग में क्या बोल रहा है, रप्चर ऑफ जोना पेलोसिडा एंड ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट, दिस अकर्स इन यूट्रस 4 to 8 days पोस्ट ओवुलेशन। ओवुलेशन के 4 से 8 दिन बाद कुछ ऐसा होगा, जो जोना पेलोसिडा थी उससे वो फट जाएगी, मतलब जैसे अंडा फट जाता है ना और बच्चा बाहर आता है, तो जोना पेलोसिडा जो थी उससे हैचिंग हो जाएगी। हैचिंग होकर के क्या बाहर निकलेगा, जो अंदर था, क्या था अंदर, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मिल चुके थे, क्या बोला था, सिनगैमी बोला था। तो सबसे पहली जो सेल बनती है इनके मिलने से, उसको क्या बोल देते हैं बेसिकली, ब्लास्टोमियर उसको बोल देते हैं। एक सेल से 2 डिवीजन होंगे, फिर 3 डिवीजन, साइज में बड़े नहीं होंगे, ऐसा ही क्लीवेज लगता चला जाएगा उनमें, तो ब्लास्टोमियर बोलते हैं उन सेल्स को। उन जो ब्लास्टोमियर वाली सेल जब 8 से 16 हो जाती हैं उसको क्या बोलेंगे, मोरूला बोल देते हैं उसको, मोरूला। और मोरूला के अंदर जब फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाती है तो उसका क्या बोलेंगे, ब्लास्टोला। ब्लास्टोसील इसको बोल देते हैं, इसकी कैविटी को, क्योंकि इसमें फ्लूइड फील्ड है ये, किसमें, मोरोला के अंदर जब ब्लास्टोसील आ जाएगा तो वी कॉल इट ब्लास्टोसिस्ट, इसको फिर ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे। अब एक बात ध्यान रखने की ये है, जो ब्लास्टोमियर सेल होती है ना, जो बिल्कुल सबसे पहले वाली सेल थी, जाइगोट ही होता है ना शुरू में मिलते हैं, तो जाइगोट में क्लीवेज लग रहा है तो उनको ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं फिर, ठीक है। तो हर एक ब्लास्टोमियर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल अपने अंदर बना सकते हैं, क्योंकि जाइगोट जो होता है उसके माइटोटिक डिवीजन तो हो रहे हैं ना यार, उसके माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल निकल जाएगा उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 8 से 16 रहती है ना, तब ऐसा होता है, उसके बाद नहीं होता है, उसके बाद डिफरेंशिएट होने स्टार्ट हो जाती हैं अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें सेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब 8 से 16 सेल्स वाली स्टेज रहती है उसमें जो ब्लास्टोमियर रहते हैं वो क्या है, वो टोटीपोटेंट है। क्या है, टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो किसी भी टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बना सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो कैपेसिटी रहती है। बट कुछ टाइम बाद जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो
ये खत्म हो जाता है सिस्टम सारा। अब देखो, जो ना हैचिंग हुई, हैचिंग जो ये अपना सेल्स वगैरह चल रहे थे यहाँ पे सब कुछ, उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, जो पूरा फ्यूजन हो रखा था इनमें फिर अब जर्म सेल बनने लग जाएंगे। ठीक है, कौन से एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो से क्या बनेगा, मीजो से, एंडो से, थोड़ा सा देख लेना एक दो चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो कब स्टार्ट होता है, 2nd to 6th वीक के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑन डे 21 द हार्ट बीट स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियो। ये 21 देख लेना भाई ध्यान से। ठीक है, हार्ट बीट कब शुरू होगी एम्ब्रियो के अंदर, 21st डे। 21 days. ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस देख लिया। अब 3 पीरियड्स के अंदर इन्होंने बताया, कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहला ओवम पीरियड होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, एम्पुलोइस्थमस जंक्शन। एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन में क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब क्या होगा, ये ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट होंगे, वहां पे ही होंगे। फिर 8 से 16 सेल होगी तो क्या बोलेंगे उसको, मोरूला। उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी आएगी, क्या बोलेंगे उसको, ब्लास्टोसिस्ट। वो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो इस स्टमक वाले जंक्शन से निकल करके किधर जाके चिपकेगा, जो यूट्रस जहां पे की इसको वॉल। हॉर्न के ऊपर ही चिपकेगा पहली बात, लेकिन बोलते हैं कि यूट्रस एंडोमेट्रियम के ऊपर चिपकेगा। क्या ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा हूं क्या, हॉर्न के ऊपर ही जाकर के प्रेगनेंसी होती है ना, हॉर्न के पास ही जाता है वो, Yes, sir. हॉर्न के अंदर ही तो Yes, sir. डेवलप होता है ना वो। Yes, sir. यस सर। लेकिन मैं बोल रहा हूं एंडोमेट्रियम के ऊपर आके चिपकेगा। क्या दो अलग बात बोल दी क्या मैंने, नो सर, सेम ही No, है। sir. यूट्रस है, यहाँ पे ये हॉर्न स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन यूट्रस का चल रहा है, ये सारा का सारा अब यहाँ पे आके चिपक रहा है ये। तो हॉर्न के अंदर भी है, यूट्रस के अंदर भी है। दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत हो रही है, ग्रो करके यहाँ पे रहेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ओवम पीरियड क्या है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल इम्प्लांटेशन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, फ्रॉम इम्प्लांटेशन टिल ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले कौन, अगर दिल होता है कब धड़कना स्टार्ट होता है, 21 डेज के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, बट मेरे से पूछोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, याद करो इसको, बट हार्ट वाला ध्यान रख लेना। पोलिस्पर्मी, फर्टिलाइजेशन, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं याद मत करना, क्योंकि जितना आपके पास टाइम है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट है बस उसके ऊपर फोकस करना। पूरी टेबल याद करने लग जाओगे तो फिर बहुत नुकसान कर लोगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये रिवीजन वाला टाइम है, रिवीजन मत छोड़ना गलती से भी। तभी मैं ट्राई करता हूं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है मैं बार बार उसको बोलता रहता हूं जब तक याद ना हो जाए। पोलिस्पर्मी जो है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा बाय मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ। पोलिस्पर्मी का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन तो हुआ, और किन से हुआ, बहुत सारे स्पर्म से हुआ, बहुत सारे पोलिस्पर्म से हुआ। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, जब एजिंग ऑफ गैमेट हो जाती है उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ओवा की भी लगा लो, एजिंग हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी वो भैंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी कि हाँ नहीं नहीं एक स्पर्म अंदर आओ, दूसरा नहीं आने देंगे। ठीक है, अब वहां काफी सारे स्पर्म आ जाते हैं, तो एजिंग ऑफ गैमेट की वजह से हो जाता है। ठीक है, द जाइगोट में सर्वाइव फॉर सम टाइम बट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है इसमें। अब फिजियोलॉजिकल पोलिस्पर्मी का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल फंक्शन के अंदर पोलिस्पर्मी हो रही है। किन के अंदर होती है, बर्ड्स के अंदर होती है और रेप्टाइल्स के अंदर होती है। क्या बताया था पूरा, वो स्पर्म्स को अंदर जाने देंगे, वहां पे पूरी बैठक बनेगी उनकी, बोलेंगे चलो ठीक है तुम ही चले जाओ, बाकी के जो स्पर्म है वो अपने आप रिग्रेस हो जाएंगे। ठीक है, द पिग अपीयर्स मोस्ट ससेप्टेबल टू पोलिस्पर्मी स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ डिलेड मेटिंग और इंसेमिनेशन। अप टू 15% ऑफ एग्स आर पेनिट्रेटेड बाय मोर देन वन स्पर्मेटोजोआ। बस ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्पीसीज को ससेप्टेबल होती है पोलिस्पर्मी की, तो कौन सी होती है, पिग वाली होती है। ठीक है, कितना 15% तक के जो एग हैं इसमें, इनमें पोलिस्पर्मी हो जाती है पिग्स के अंदर। ठीक है, अब इतने सारे बच्चे, लीटर साइज इतना बड़ा है, कितना ध्यान रख के बेचारा ये, ठीक है, हो जाती है इसमें। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, इसमें मेल की जरूरत नहीं होती है, जो फीमेल एग होता है उससे ही पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, मेल पार्ट की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल में बी बोल दो, वास्प बोल दो, कुछ मछलियां भी होती हैं, उनको मेल की जरूरत नहीं होती, वो सीधा पूरे इंडिविजुअल को जन्म दे देती हैं। अब ट्विनिंग पे आ जाओ, ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, दो ट्विन है पेट के अंदर। ठीक है भाई, कॉमन इन शिप एंड गोट। ठीक है, इन मेयर अबाउट 30% ऑफ द फीमेल्स डबल ओवुलेशन टेक प्लेस। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं, 30% ऑफ द फीमेल्स में डबल ओवुलेशन होती है। इफ ट्विनिंग इज देयर
then in majority of the cases either one fetus dies or both get aborted। ठीक है, ये मेयर की बात कर रहा हूं मैं। ट्विनिंग कॉमन होती है शिप एंड गोट में, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, भूल गए मेरे को लगता है। 30% वाला बताया था ना, उसमें डबल ओवुलेशन होने के 30% चांस होते हैं मेयर्स के अंदर। अगर वो हो भी जाते हैं तो उनमें से एक ना एक तो मरता ही मरता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, या तो एक फीटस जाएगा या दोनों के दोनों फीटस अबॉर्ट हो जाएंगे। तो मेयर के अंदर लालच नहीं करना चाहिए कि हाँ ट्विनिंग हो जाए। ठीक है, ट्विंस कैन बी डाइजाइगोटिक या फिर मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक का मतलब क्या है, ये एक एग है, ये दूसरा एग है, यहां से स्पर्म आया, इसने इसको फर्टिलाइज किया, इसने फर्टिलाइज किया, बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल। क्या ये मेल ये फीमेल हो सकती है क्या, दो अलग सेक्स हो सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल हो सकते हैं, अलग Yes, अलग sir. निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, ये एक एग है, इसके अंदर स्पर्म चला जाएगा, ठीक है, और ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सेम सेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनका? Yes, मोनोजाइगोटिक में जब जाइगोट एक है उसके डिवीजन से हो रहा है, वो दो दो Hmm. develop from single fertilized egg, these are always of same sex same blood group, और phenotypically भी वो मतलब फिजिकली भी वो सेम ही दिखेंगे, एंड जेनेटिकली भी वो बिल्कुल सिमिलर ही होंगे, तभी फेनोटाइप भी सेम हो रहे हैं। वैसे समझ में आ गई बात? ध्यान कैसे रखोगे, जाइगोट एक ही है, इसकी कॉपी बन के दूसरा यहां पे ये आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, और यहाँ पे एक एग दूसरा एग, एक स्पर्म यहाँ पे गया और जो दूसरा स्पर्म था वो यहाँ पे चला गया। ठीक है, हर एक स्पर्म की जो जेनेटिक वो रहता है उसमें म्यूटिक डिवीजन की वजह से वो तो अलग रहता है ना, उसमें क्रोमोजोम्स तो अलग रहते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। चलो, अब अप टू 16 सेल्स स्टेज इज ब्लास्टोमियर। क्या बोल देते हैं इसको, ये जो ब्लास्टोमियर रहती हैं, ये ब्लास्टोमियर वाली जो सेल्स रहती हैं ये टोटीपोटेंट होती हैं, यानी कि 8 से 16 सेल तक है। जब उसके बाद होगा तो डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लास्टोमियर टोटीपोटेंट होती हैं, एंड ईच सेल इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एन इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग। तभी तो वो जाइगोट जो था उसके वो दो कॉपी बन गई थी, तो बिल्कुल दो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। अगर ब्लास्टोमियर की बात उठाते तो भी सेम हो जाते हैं, वैसे ये बोलना चाह रहा है। फ्री मार्टिन की बात करें वो हम पढ़ चुके हैं, बट हमने क्या देखा था, अगर एक काऊ के अंदर एक मेल और एक फीमेल दोनों उसके पेट में है तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मेल के हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर जाएंगे, जो बच्ची है वो उस फीमेल के अंदर जाकर के उसकी मुलेरियन डक्ट को वो डेवलप नहीं करने देंगे, क्योंकि एंड्रोजन का इफेक्ट आ जाएगा। अब ये थ्योरी है हिमोरल थ्योरी। ब्लड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हिमोरल यूज करते हैं, तो ये हिमोरल थ्योरी है। एक बोलते हैं सेलुलर थ्योरी, उसमें बोलते हैं कि कुछ टिश्यू पार्ट ऐसा होता है मेल का, वो फीमेल के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से उसका जो क्रोमोजोम होता है ना उस फीमेल का, उसमें एक्स एक्स तो खुद का ही था और कुछ सेल्स मेल से आती हैं तो उसके अंदर एक्स वाई भी हो जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको किमेरिज्म भी हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, CHIMERIS, हम इसको किमेरिज्म भी बोल देते हैं। तो ये दो थ्योरी फ्री मार्टिनिज्म के ऊपर दी गई है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया कैसा दिखता है हीफर के अंदर, मे बी और मे नॉट बी अपीयर नॉर्मल, बट इंटरनल जेनेटेलिया जो रहता है वो तो पूरा डिस्टर्ब होता है, अब नॉर्मल होता है, कोई फॉलिकल नहीं होता है, ऊसाइड नहीं होता। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, उसमें क्या मिलता है, किमेरिज्म मिलता है इन कल्चर्ड लिम्फोसाइट। मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। किमेरिज्म का मतलब क्या है, एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों मिलेंगे इसकी सेल में, क्योंकि वो सेलुलर थ्योरी में क्या बोलता है, ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑफ प्राइमोडियल germ cells from the male fetus pass to the female fetus in early pregnancy, resulting in XY cells in genital ridge, and फ्री मार्टिनिज्म उसकी वजह से होता है। जेनाइटल रीज के अंदर एक्स वाई आ जाएंगी, एक्स एक्स उसके खुद के अंदर थी ही, तो एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों मिलेंगे उसके सेल्स के अंदर। ठीक है साहब, बकवास थ्योरी है, मतलब थ्योरी है तो थ्योरी है, थ्योरी का क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल की बात करो कुछ। चलो लेकिन इतना पता होना चाहिए कि वो ब्लड वाली थ्योरी है जिसमें हार्मोन से बोलते हैं, बोलते हैं जेनाइटल रीज के पास जो जर्म सेल्स थी वो मेल वाली जाती हैं, एक्स वाई वाली फिर फीमेल में चली जाती है। वो कौन सी थ्योरी है, वो सेल थ्योरी बोल देते हैं। सेल थ्योरी थी ना वो, सेलुलर थ्योरी। अब देखो, इंट्रायूटेराइन माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बन चुका है, वो घूम रहा है मजे से। एम्ब्रियो बनने के बाद वो एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न में जा रहा है, दूसरे से पहले में आ रहा है, और हॉर्स मेयर के अंदर तो बहुत कूदता है, वो इतना कूदता है मानता ही नहीं है, मतलब कूदता रहता है भाग भाग के। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। जब वो एम्ब्रियो बनने के बाद पूरे हॉर्न से दूसरे हॉर्न पहले हॉर्न में घूमता रहता है, तो इससे कंफर्म हो जाता है एनिमल को कि प्रेग्नेंट है वो,
और उसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रॉपर तरीके से प्रोजेस्टेरोन निकालता रहता है अपने आप को। एनिमल का जो यूट्रस है, जो हॉर्न है, वो खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। दिस इज मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा फायदा क्या होता है, अगर एक ही एग घूम रहा है, एक एनिमल में एक ही एग है, वो ही गोल गोल घूमे जा रहा है एक से, वो बेस्ट साइट का ढूंढने की ट्राई कर रहा है कि मेरे को बेस्ट जो साइट है वो कहां पे मिल सकती है, अटैचमेंट वाली जो साइट है मेरे को कौन से हॉर्न पे मिल सकती है, वो चेक कर रहा है। प्लस में वो तो मैटरनल रिकॉग्निशन तो हो ही रहा है, बार बार वो इधर उधर जा रहा है तो। और सबसे तीसरा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो प्रैक्टिकल, थोड़ा मैं इसको और ज्यादा प्रैक्टिकल मानता हूं, वैसे दोनों बातें ठीक है, जो पॉलीटोकस एनिमल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे ओवुलेशन होते हैं और बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, उनमें ओवुलेशन तो एक ही साइड होता है ओवरी से, मल्टीपल ओवुलेशन होता है। अब वो सारे के सारे जो एग्स हैं वो एक ही जगह पे फर्टिलाइज होके वहां पे ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। क्या प्रॉपर स्पेस मिल पाएगा क्या सभी को? हाँ सर, स्पेस तो छोटे छोटे हैं, सबको मिल जाएगा। छोटे छोटे तो है, लेकिन ये एक जगह पे लग जाएंगे सारे के सारे, तो ये बड़े बड़े भी तो हो जाएंगे ना, तो क्या एक दूसरे के अंदर घुसेंगे क्या फिर? तो उससे क्या होता है, आधे जो होते हैं इस साइड में चले जाते हैं, आधे इस साइड में रहते हैं, इस वाले हॉर्न में रहते हैं, आधे इस साइड में चले जाते हैं, ताकि सबको प्रॉपर इंप्लांटेशन के लिए स्पेस मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और प्रॉपर इनका साइज ग्रो करे तो प्रॉपर इनको स्पेस भी मिले। ठीक है, तो क्या होगा, जो बिच है लगा लो, उसके अंदर यहां पे एग थे और ये फर्टिलाइज हुए, ये सारे के सारे एम्ब्रियो बन चुके हैं, तो क्या होगा, ये उस साइड में चले जाएंगे, मिक्स हो करके इस साइड से उस साइड चले जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। अब देख लो, जल्दी से पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। इन पोलिटोकस एनिमल्स एंड इन मेयर इट इज कॉमन, ठीक है साहब, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ फीटस। ठीक है, क्यों है सर्वाइवल ऑफ फीटस के लिए? क्योंकि वो इम्प्लांटेशन के लिए बेस्ट साइड देखते हैं, स्पेस उनको प्रॉपर मिल जाता है और न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जाता है उनको, और मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को अच्छे से प्रोवाइड करता है। आफ्टर एंट्री इनटू द यूट्रस, free zygote moves from uterine horn to the second and there is mixing of zygote of both the uterine horns। अगर दोनों यूटेराइन हॉर्न्स में क्या है, जाइगोट्स हैं, तो उनकी आपस में मिक्सिंग भी हो जाएगी। ठीक है, इन साउ एंड बिच की अगर हम बात करें डे 12 के ऊपर, द जाइगोट बिकम स्टेबलाइज एंड आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द यूटेराइन हॉर्न्स। साउ एंड बिच के अंदर 12 दिन में स्टेबलाइज हो जाएगा सब कुछ। 2 महीने की तो प्रेगनेंसी है, 12 दिन तक तो घूम ही रहे हैं, ऐसे तो बहुत हो गया ना। मेयर के अंदर क्या बोल रहे हैं, द जाइगोट माइग्रेट्स अबाउट 12 to 14 टाइम्स डेली। मतलब देखो यहाँ पे ये है ना, मेयर मानेगा नहीं, मतलब सॉरी मानेगी नहीं है मेयर, 12 to 40 टाइम्स तक क्या इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहे हैं एक दिन के अंदर। देख रहे हो, मतलब घोड़ा भागने के लिए बना है, बच्चा भी नहीं रुक रहे हैं, एक यूटेराइन होर्न से दूसरे में तीसरे में यूं घूम रहे हैं, एक दिन में 12 से 14 इसने चक्कर लगाते हैं पूरे। ठीक है, ये कब करता है, बिटवीन 10 to 14 डेज करता है, एक दिन के अंदर 12 से 14 बार यूं मूव करता रहता है, 10 से 14 दिन के अंदर। ठीक है, बाय डे 25 इट बिकम स्टेबलाइज, ये स्टेबल हो जाता है चुपचाप, एंड यूजुअली फाउंड इन द यूटेराइन हॉर्न व्हिच इज अपोजिट टू द कॉर्पस ल्यूटियम के जो अपोजिट होता है। ऐसा देखा गया है, जिस हॉर्न में कॉर्पस ल्यूटियम था, ओवम था जो, उससे दूसरे हॉर्न में मिलता है, ये दूसरे हॉर्न में जाता है। ठीक है, फायदा क्या है, ये भाई ये तो एक ही, आप बोल रहे थे कि उसमें तो मल्टी पोलिटोकस का समझ में आता है, ये तो एक ही है, ये क्यों घूम रहा है, घोड़े का बच्चा है ना भाई, भागेगा ये। और दूसरा क्या, मैटरनल रिकॉग्निशन हो जाता है उससे, एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न में जाता जब रहता है तो उससे मेक श्योर हो जाता है कि मैटरनल रिकॉग्निशन का पक्की बात हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने अभी एक बात पढ़ी थी, जो मेयर होते हैं उसमें एक एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम होता है जिसकी हेल्प चाहिए होती है प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए, जो किसकी वजह से बनता है, पीएमएसजी, यानी कि प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन की वजह से वो बनता है एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम। एक टाइम बाद जब उसकी जरूरत नहीं रहती है वो खत्म हो जाता है, फिर उसकी प्लेजेंटा ही उसको पीएमएसजी से हेल्प करती है प्रेगनेंसी में, उससे एफएसएच लाइक एक्टिविटी होती है उसकी, है ना। तो ये जो बच्चा था, एक हॉर्न पे यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम था इस वाले हॉर्न वाली साइड में, तो दूसरी साइड में चला गया, मेयर वाला जो था एम्ब्रियो इस साइड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम भी आना ही है, उसको पता है कि इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मैं दूसरी साइड भी जाके दिखाऊंगा, देखो देखो क्या कर रहा हूं मैं। तो ये देखो देखो क्या कर रहा है के चक्कर में क्या, जो पीएमएसजी होता है वो एफएसएच लाइक एक्टिविटी करता है, उससे फॉलिकल स्टिमुलेट होकर एक कॉर्पस ल्यूटियम और आ जाता है, और उस कॉर्पस ल्यूटियम से मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो ये रिग्रेस हो जाता है, ये खाली प्लेजेंटा का पीएमएसजी ही काम चलाता रहता है। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा जब लेक्चर खत्म हो जाए ये वाला पॉइंट मेयर वाला देख लेना अच्छे से। ठीक है, और कुछ देखो ना देखो, मेयर वाला मत छोड़ना। इन शिप इफ देयर आर
twins, then zygote migrate from one to another horn, and in case of single zygote, इसमें शिप विप का इतना टेंशन नहीं होता है। शिप का बोला ठीक है अकेला हूं मैं, आराम से यहाँ पे गुजारा कर लूंगा, मेरे को दूसरे हॉर्न में जाकर के कोई दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए, मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, स्पेस दो दो के लिए होता है शिप में, और एक ही कॉर्पस ल्यूटियम दो दो बच्चों का काम चला देता है, मैं तो फिर भी छोटा एक बच्चा हूँ शिप का, तो क्या मेरा तो काम चल जाएगा एक कॉर्पस ल्यूटियम में, मेरे को पूरा मैटरनल रिकॉग्निशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए, क्योंकि मेयर के अंदर जब एक एम्ब्रियो था तो वो 12 से 14 टाइम तक घूम रहा था, एक दिन के अंदर 10 to 14 डेज के बीच में, 25 डेज पे जाके तो वो स्टेबलाइज हुआ था। बट शिप के अंदर एक है तो अपना चुपचाप एक हॉर्न के अंदर ही सो जाएगा, मतलब काम इंप्लांटेशन हो जाएगा उसका। अब पिग के अंदर क्या बोलना चाह रहा है, 1 फीटस इन ईच हॉर्न इज मस्ट, भाई दोनों हॉर्न के अंदर एक फीटस तो होना ही चाहिए, ये देखा गया है। प्रोटीन कार्ड, अब शिप में देखो, प्रोटीन कार्ड इंटरफेरोन, ओवाइन ट्रोफोब्लास्टिक प्रोटीन, टाउ बोल देते हैं इसको, टाउ बोल दो, प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ PGF2 अल्फा, ये क्या करता है प्रोटीन, ये प्रिवेंट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस, कौन सा प्रोटीन जो है, इंटरफेरोन, कहां पे, शिप के अंदर, क्या बोलते हैं इसको, ओवाइन ट्रोफोब्लास्टिक प्रोटीन, और ये टी का मतलब क्या है, ताऊ, तो ओटीपी ताऊ है, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ PGF2 अल्फा का सिंथेसिस रोक लेता है।